अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल जुनून से इश्क तक की 5वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इसकी राइटर हैं सुमेरा शरीफ तूर। चलिए चलते हैं नॉवेल की 5वीं किस्त की जानिब। अफगन परेशान था। वो हवेली में ही था जब जुबैदा की कॉल आई थी। बाबा साहब की तबीयत अब बेहतर थी। अम्मा भी मुलाजमीन से हवेली की सफाई करवा रही थी। अफगन बाहर आया तो उन्होंने उसे देखा। वो किसी काम से लाहौर गया हुआ था। रात में ही वापसी हुई थी। लेट नाइट सोने की वजह से वो अब लेट उठा था। रात वाले लिबास में ही वो उठकर कमरे से निकल आया था। क्या बात है अफगन, परेशान हो? वो बार बार अपने मोबाइल से कोई नंबर मिला रहा था। सहन में इधर उधर टहल रहा था। अम्मा भी ने करीब आकर पूछा तो वो रुका। हाँ, कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसने मोबाइल कान से हटाते अम्मा भी को टाला। वो अम्मा भी को तो परेशान नहीं करना चाहता था। वो जानता था अम्मा भी शरीरा की तरफ से पहले ही काफी फिक्रमंद रहती हैं। उसने मुस्कुरा कर उनको देखा और मोबाइल पैंट की जेब में डाला था। बाबा साहब कहाँ हैं? नाश्ता करते ही वो खेतों की तरफ निकल गए थे। घर रह रहकर उकता गए हैं। अच्छी बात है, उनकी तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम नाश्ता करोगे? उन्होंने उससे पूछा। नहीं, अभी मूड नहीं, थोड़ी देर में करूंगा। जब भी करना हो बता देना, मैं तैयार करवा दूंगी। अफगन सर हिलाकर अंदर की तरफ चला गया। अम्मा भी ने संजीदगी से उसे जाते देखा। वो फिर से मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल कर रहा था। पता नहीं क्या मसला है, शक्ल से तो परेशान ही लग रहा है। उन्होंने उसे जाते देखा था। अफगन वापस कमरे में आया। उसने चचा के घर कॉल की तो जुबैदा ने उठाई। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि वो कहाँ जा सकती है? नहीं साहब, उनसे पूछूं तो वो कुछ नहीं बताती। उसके दोस्तों का इल्म है कहाँ कहाँ से है? नहीं साहब। ओके, खाला जान की कॉल आए तो उनको जरूर बताना। मैं उनके नंबर पर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं कर रही हैं। और शहरीना का नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा है। जी साहब। अफगन ने एक दो मजीद हिदायत देने के बाद कॉल बंद कर दी। शहरीना महज जिद में ये सब कर रही थी। वो अच्छी तरह जानता था। वो माँ बाप से सबसे कतई ताल्लुक अख्तियार किए हुए थी। ऐसे आलम में वो भला अपने नफा नुकसान की कहाँ परवाह करती। अफगन को रह रह कर अफसोस हो रहा था कि आते वक्त खामखा उससे उलझा। वो समझ गया था कि वो ये सब जिद में कर रही है, लेकिन उसे कुछ समझाना भी फजूल था। वो मोबाइल एक तरफ बिस्तर पर रखकर वॉशरूम में घुस गया। वो लोग बहुत जल्द मरी पहुंच गए थे। ये सारा इलाका उसका देखा भाला था। वो बारहा इधर आ चुकी थी। उसका बचपन यहाँ ही गुजरा था, लेकिन हर बार यहाँ आकर वो पुरसुकून हो जाती थी। हॉस्टल की लाइफ अगरचे उसके लिए बहुत तल्ख तजर्बा रहा, लेकिन इस सब से हटकर ये माहौल उसे बहुत अट्रैक्ट करता था। वो बच्चों के साथ मसरूफ हो गई थी। दारुल अत्फाल वालों ने माल रोड के एक होटल में रुकने का फैसला किया था। बच्चों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी था। बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके स्टाफ के मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी में दे दिया गया था। शहरीना ने भी बतौर खास कहकर कुछ बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। उसके ग्रुप में भी 4 बच्चियां और कुछ लड़के थे। सभी 9-10 साल की उम्र के थे। वो अपने ग्रुप के साथ माल रोड की तरफ निकल आई। माल रोड पर काफी रश था। उसने वहां मौजूद दुकानों से बच्चों को काफी चीजें खरीद कर दी। एक जगह अच्छा सा लंच भी करवाया। बच्चे बहुत खुश थे। वो कैमरे में हर तरह के खूबसूरत मनाज़िर महफूज कर रही थी। बच्चों की खिलखिलाहटें, उनके खूबसूरत चेहरों की मासूमियत। सारा रास्ता उसने अपना नंबर बंद रखा था, लेकिन मरी आने के बाद उसने अपने मोबाइल में दूसरी सिम लगाकर मोबाइल ऑन कर लिया था। मोबाइल का नया नंबर इदारे वालों को लिखवा दिया था। उसका ख्याल था कि घूमने फिरने के दौरान अगर किसी को जरूरत हुई तो वो उससे राब्ता कर सकते हैं। वो इदारे वालों को कॉल करके बच्चों को लेकर पीसी भूरवन की तरफ आ गई थी, जबकि बाकी लोग माल रोड पर ही थे। वो शाम तक उधर ही रहे और उसने बच्चों को खूब एंजॉय कराया था। शाम के बाद वो बच्चों को लेकर वापस माल रोड की तरफ आई। उसने कैब हायर की थी जो आज सारा वक्त उसके साथ रही थी। वापस होटल आकर अपने कमरे में आते ही वो बिस्तर पर गिर गई थी। वो आज सारे दिन की भाग दौड़ से बहुत थक गई थी। उसने मोबाइल निकाला और न्यू सिम निकालकर उसने वापस पुरानी सिम लगाई। सिम लगाते ही बेतहाशा मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, जिनमें से कुछ उसके दोस्तों के थे और बाकी सारे अफगन के थे। इन तमाम मैसेजेस में बस यही था कि वो इस वक्त कहाँ है।
तमाम मैसेजेस पढ़ने के बाद उसने मुस्कुरा कर तमाम मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। उसने सबा और हुरिया के मैसेजेस का जवाब दे दिया था। मैं कुछ बहुत खास दोस्तों के साथ मरी में हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हाय, हमसे भी ज्यादा खास कोई और दोस्त हैं? हुरिया का मैसेज आया। हाँ, लेकिन वो बहुत मासूम से दोस्त हैं। जवाबन हुरिया का गुस्से से भरे चेहरे वाला स्माइली आया। उसने भी जवाबन कह लगाकर स्माइली सेंड कर दिया। कौन है वो दोस्त? वापस आकर बताऊंगी। मरी में हो? पिक्स तो बनवाई होंगी? हुरिया का मैसेज आया। हाँ, बहुत सारी बनाई हैं। अच्छी अच्छी पिक्स मुझे सेंड करो। ना करूं तो बहुत लड़ाई होगी। फिर गुस्से वाला स्माइली आया। उसने मुंह चुराकर स्माइली सेंड कर दिया। प्लीज शहरीना। जवाबन उसने पीसी में बच्चों के साथ ली गई पिक सेंड कर दी। हाय, ये इतने सारे बच्चे किसके हैं? ये सारे बच्चे मेरे बहुत ही खास और खास किस्म के दोस्त हैं। मैं इन लोगों के साथ ही मरी आई हुई हूँ। ओके। अभी वो मैसेज टाइप कर ही रही थी जब अफगन की कॉल आना शुरू हुई। उसने चंद पल मोबाइल को घूरा। हेलो। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम दूसरी तरफ से कहा गया तो वो खामोश रही। कहाँ हो तुम? आपकी पहुंच से बहुत दूर। जवाबन अफगन ने दूसरी तरफ से एक गहरा सांस लिया। वो तो मुझे पता है, दूर जरूर होगी लेकिन मेरी पहुंच से बाहर नहीं। शहरीना शेर अफगन साहबा। दूसरी तरफ से फिर वही दो टोक अंदाज जो शहरीना को जिद दिलाता था। एक वक्त वो भी आना है जब आपने पछताना है और मैंने आपकी पहुंच में भी नहीं होना। जवाबन वो हंसा। क्या कर रही हो? हमारी ऐसी कोई खास दोस्ती तो नहीं है कि मैं अपने शबो रोज का अहवाल आपसे डिस्कस करूं। शेर अफगन की हंसी बेअख्तियार थी। दोस्ती करने का क्या है, फकत एक मुखलिसाना हाथ बढ़ाओ तुम। मुझे अपने किसी भी अच्छे दोस्त से कम न पाओगी। आपसे दोस्ती करूंगी। बड़ी खुशफहमी है आपको। वो तंजिया बोली। बाज औकात खुशफहम होना भी खुशकिस्मती की अलामत होती है। खुशफहमियां हमें बाज औकात ऐसे बहुत से तकलीफ दे हकायक से बचा लेती हैं जो अगर इंसान जान ले तो शायद सीने के अंदर से सांस लेना भी दुश्वार लगे। ऐसी खुशफहमियों का क्या फायदा जिस पर से पर्दा हटने पर दम घोट देने वाले हकायक नाक की तरह मुंह खोले खड़े हों। वो ना चाहते हुए भी अफगन के साथ उलझ रही थी और दूसरी तरफ वो शायद उसे उलझाना ही चाहता था। कैसी रही फिर आउटिंग? आपकी तवक्का के बरक्स बहुत अच्छी। शेर अफगन फिर हंस दिया। मेरी तवक्का के बरक्स और क्या कुछ अच्छा हो रहा है? आपको हर बात की रिपोर्ट देना मुझ पर फर्ज नहीं। खाम ख्याली है तुम्हारी। बहैसियत मनकूहा तुम पर तो और भी बहुत कुछ फर्ज है। फिर वही बात चल निकली जिससे वो हमेशा भागना चाहती थी। जिस खुशफहमी में रहना चाहते हैं आप, वो मैं अव्वल रोज से बाशगाफ अल्फाज में कह चुकी हूँ। मैं इस रिश्ते से इनकारी हूँ। आज भी, कल भी और हमेशा रहूंगी। अच्छी बात है। खैर, हम भी देखेंगे कि कहाँ तक आप पहलू बचाती हैं। शहरीना ने मोबाइल को घूरा। खालाजान काफी परेशान है। उनकी कॉल आए तो प्लीज रिसीव कर लेना। अफगन ने मजीद कहा तो शहरीना की भवें तन गई। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं जहाँ हूँ बहुत मजे में हूँ और बहुत खुश भी। बता दीजिएगा अपनी खाला को भी मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करें तो बेहतर होगा। उसने कॉल बंद कर दी। वो उस्मान या फायका दोनों में से किसी का भी जिक्र नहीं सुनना चाहती थी। उन लोगों की ही वजह से वो आज इस मुकाम पर थी। उसने सोच लिया था वो अपनी जिंदगी को अपने अंदाज और ढप से गुजारेगी। उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। थकावट की वजह से वो अब सोना चाहती थी, लेकिन अफगन की कॉल के बाद उसका जहन फिर से मुंतशिर होना शुरू हो गया था। वो बेड की क्राउन से टेक लगाए उसी तरह लब चबाती बैठी रही। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उसका मोबाइल फिर बजने लगा। उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी। अजनबी नंबर था। उसने लाइन काटना चाही, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर कॉल पिक कर ली। हेलो। उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। उसकी तवक्का के मुताबिक वही इंसान था जो पिछले चंद रोज से उसे मुसलसल कॉल्स करके तंग कर रहा था। कौन हो तुम? उसने दोबारा हेलो कहा तो उसने संजीदगी से पूछा। बहुत जल्द अपना तारुफ भी करवा दूंगा। ये बताओ, मरी की सैर तो बहुत एंजॉय कर रही हो ना? शहरीना के आसाब अजीब से अंदाज में झुंझलाए, यानी ये शख्स उसके मुताल्लिक हर तरह की खबर रखे हुए है। कौन हो तुम? उसने अब की बार कुछ खौफजदा अंदाज में पूछा। बस 1-2 दिन और इंतजार कर लो, फिर बहुत जल्द तुम्हें इल्म हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। शहरीना उस्मान फारूक साहबा। शहरीना के चेहरे पर एकदम परेशानी की लहर पैदा हुई।
ये अफगन नहीं था और ना ही उसका लबो लहजा था। तो फिर कौन था ये? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? यही कि शहरीना उस्मान फारूक की बेटी है, और उस्मान फारूक को कौन नहीं जानता। इतने बड़े सियासतदान से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी करना कोई मुश्किल काम तो नहीं। 2 भाई हैं तुम्हारे जो अभी ज़ेरे तालीम हैं। आजकल मिनिस्टर साहब सियासी दौरे पर मुल्क से बाहर हैं और उनकी ये हसीन चिड़िया सैर तफरी की खातिर मरी में मौजूद है। शट अप, वो गुस्से से फुंकारी। तुम होते कौन हो मेरे मुताल्लिक इस तरह की खबर रखने वाले? मकसद क्या है तुम्हारा? बस 1-2 दिन और इंतजार कर लो, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा। वो दूसरी तरफ से हंसा। एक तस्वीर व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसने कॉल बंद कर दी। शहरीना मोबाइल हाथ में थामे गुमसुम सी हालत में थी जब व्हाट्सएप पर मैसेज की टोन बजी। उसने व्हाट्सएप खोला और अननोन नंबर से आने वाले फोटोज को ओपन किया, और फिर शहरीना को लगा कि जैसे उसकी आंखों के सामने जमीन और आसमान घूम गए हों। उसके सामने जो तस्वीर थी वो उस तस्वीर को आंखें फाड़े देख रही थी। अफगन इस्लामाबाद आया हुआ था। वो दोपहर में गांव से रवाना हुआ था और शाम से पहले इस्लामाबाद पहुंच गया था। वो इस वक्त अपने एक दोस्त के हमरा था। उसका इरादा रात चचा के यहाँ गुजारने का था। शहरीना से कॉल के बाद उसने अपने दोस्त को नंबर लिखवा कर लोकेशन ट्रेस करने को कहा था। दोस्त ने कुछ देर बाद लोकेशन ट्रेस कर ली थी। लोकेशन मरी में मॉल रोड के करीब किसी होटल की थी। अफगन ने गूगल से होटल का नाम लिखकर सर्च किया और कॉन्टैक्ट नंबर हासिल करके उसने दोस्त को होटल के मैनेजर से बात करने को कहा। उसका ये दोस्त इंटेलिजेंस ऑफिसर था। कुछ देर बाद होटल में मौजूद गेस्ट से मुताल्लिक मालूमात मिल चुकी थी। होटल में ठहरने वाली एक फैमिली थी जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। फैमिली मेंबर्स में मियाँ बीवी और एक बच्चा था, जबकि दूसरे जो लोग ठहरे हुए थे वो दारुल अतफाल बच्चों का एक इदारा था जिन्होंने कल दोपहर में बुकिंग कराई थी, जबकि इस्लामाबाद वाली फैमिली एक दिन पहले से वहां थी। मेरा ख्याल है वो इसी ग्रुप के साथ होगी। उसके दोस्त ने सारी मालूमात देकर आखिर में ख्याल आराई की तो अफगन ने महज सर हिलाया। उसने कतई नहीं बताया था कि शहरीना से उसका क्या ताल्लुक है। उसने महज कजन कहकर तारुफ करवाया था। वैसे मसला क्या है? कुछ खास नहीं, चचा यहाँ नहीं है और वो अम्मा भी के पास थी। आउटिंग का कहकर बताए बगैर चली गई। अम्मा भी परेशान थी और वो बता भी नहीं रही थी कि इस वक्त कहाँ है, तो मालूम करवाना पड़ा। क्यों अपने वालिदैन को भी नहीं बताया क्या? दोस्त ने मजीद पूछा। ऐसी बात नहीं, बस राब्ता ही नहीं हो सका, चचा भी बिजी थे। ओके, चलता हूँ। इस कदर ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो मजीद सवालात से बचने के लिए फौरन खड़ा हुआ। दोस्त ने भी मुस्कुराकर हाथ मिलाया था। ये मेरे लिए बिल्कुल मामूली काम था। रात इधर ही रुको मेरी तरफ, मैं गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ। वो दोस्त के घर उसके मेहमान खाने में बैठा था। उसने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। नो थैंक्स यार, चचा की तरफ ही जाऊंगा, अम्मा भी मुंतजर होंगी। जैसे तेरी मर्जी, दोस्त ने कहा तो वो उससे बगलगीर हुआ। अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर से निकल गया। वहां से सीधा चचा की तरफ आया। सुबैदा उसे देखकर हैरान हुई। वो वहां कुछ देर रुककर सीधा दोस्त की तरफ आया। सच शुक्र है कि जिस काम से आया था वो तो हो गया था। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता था कि उनकी खवातीन बगैर बताए कहीं भी चली जाएं, लेकिन शहरीना गैर हाजिर थी और यही बात जब फाका की कॉल आने पर अफगन ने उन्हें बताई तो वो परेशान हुई थी। देखो, तुम्हारे चाचा के साथ आना मेरी मजबूरी थी, लेकिन शहरीना ये बात नहीं समझती। वो ये सब जिद में कर रही है। बेटा, तुम पता तो करो कि वो कहाँ है, किसके साथ है। आजकल तो वैसे भी उस्मान को बड़ी धमकियां मिल रही हैं, इसलिए तो वो तुम्हारे और शहरीना के निकाह के लिए राजी हुए थे। क्या मतलब? उनकी बात सुनकर अफगन भी हैरान हुआ। एक लंबी कहानी है। तुम अब शहरीना के शौहर हो, तुम्हें लाइम रखना अब बेहतर नहीं। मैं वापस आती हूँ तो सब बताऊंगी। बस ये समझ लो कि शहरीना की जात का दिफा अब सिर्फ तुम ही कर सकते हो, उन्होंने रुंधी हुई आवाज में कहा। दूसरी तरफ शेर अफगन परेशान हो गया था। उस्मान आ गए हैं, फिर कॉल करूंगी, और प्लीज तुम शहरीना का पता करो कि वो कहाँ है। मैं रात में फिर कॉल करूंगी। उन्होंने कॉल बंद कर दी और तब से अफगन परेशान था। उसने सोचा था कि वो अम्मा भी से पूछेगा, लेकिन फिर अम्मा भी को परेशान करने वाली बात थी, सो वो उनको एक जरूरी काम का कहकर इस्लामाबाद आ गया था। वो मुसलसल शहरीना से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नंबर बंद था।
जैसे ही राब्ता हुआ तो उसने जानबूझकर बातों में उलझाकर कॉल लंबी की थी। शहरीना के कॉल बंद कर लेने के बाद उसने दोस्त से राब्ता करके नंबर लिखवाया और ट्रेस करने को कहा और फिर खुद भी उसके पास आ गया था। अफगन सारा रास्ता कुछ न कुछ सोचता रहा था। उसे चचा और खाला की जिंदगी अजीब भेद भरी सी लगी थी। शहरीना से उसका निकाह होना, उसके पीछे कोई वजह थी? भला चाचा जान को किससे धमकियां मिल रही थी? वो सोचता हुआ घर आ गया था। वो अंदर आया तो घर में कोई भी ना था। इतना बड़ा, इस कदर खूबसूरत अंदाज में डेकोरेटेड घर, लेकिन इस वक्त वीरान था। अफगन कुछ पल घर को देखता रहा और फिर वो टीवी लाउंज में आ बैठा। उसने टीवी ऑन किया था। कुछ देर बाद सुबैदा आ गई। साहब खाना खाएंगे? उसने पूछा तो अफगन ने नफी में सर हिला दिया। खाना मैं बाहर से खाकर आया हूँ, चाय पिला दो। मैं अभी लाई। वो चली गई। वो कोई टॉक शो लगाकर देखता रहा। कुछ देर बाद सुबैदा चाय ले आई। वो भी चाय पी रहा था जब उसका मोबाइल बजा। उसने देखा फाका की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हूँ। कुछ पता चला शहरीना का? शाम के बाद उसका नंबर ऑन था। मैंने कॉल की तो बात हुई उससे। अच्छा, क्या कह रही थी? वो एकदम खुश हुई। कहा तो कुछ नहीं, बस अपने मिजाज के मुताबिक ही बोल रही थी। बताया उसने कि कहाँ है वो? नहीं, लेकिन मैंने अपने एक जानने वाले के थ्रू कॉल की लोकेशन ट्रेस करवाई है। वो इस वक्त मरी में है, माल रोड के नजदीक एक होटल में ठहरी हुई है। क्या मरी में? वह हैरान हुई। जी हाँ। वहाँ वो क्या करने गई है? जुबैदा को तो आउटिंग का ही कहकर गई थी। अफगन ने कहा तो जुबैदा ने एक गहरा सांस लिया। कुछ और इल्म हुआ उसके बारे में? मजीद तो इल्म नहीं हो सका, लेकिन कल की डेट में इस्लामाबाद से मरी उस होटल में जाकर रहने वाला, बच्चों की देखभाल करने वाला एक इदारा है। दारुल अतफाल नाम है उस सेंटर का। दारुल अतफाल? दूसरी तरफ से फाका बड़बड़ाई। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। आई थिंक आप ऐसे गेस्ट शायद यहाँ जा चुकी हों। अफगन ने पूछा तो दूसरी तरफ फाका सोचने लगी। नहीं, याद नहीं आ रहा। तुम नेट से उसको सर्च तो करो। मैंने सर्च किया है, इतना फेमस नहीं है। कोई खास लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। मैं उस्मान से पूछकर कॉल करती हूँ, शायद उनको इल्म हो। ओके, मैं इंतजार करूंगा। उसने कॉल बंद कर दी। वो पुरशौक नजरों से स्क्रीन को देखते कुछ सोचने लगा। फाका कॉल के बाद उस्मान की तरफ आई। वो इस वक्त होटल के रूम में ही थे और कोई फाइल देख रहे थे। आप इस्लामाबाद में किसी दारुल अतफाल नामी इदारे को जानते हैं? फाका के पूछने पर उस्मान ने फाइल से निगाह उठाकर बीवी को देखा। क्यों, खैरियत? फाका ने एक गहरा सांस लिया। फाका ने अभी तक शहरीना की घर से गैर हाजिरी के बारे में उनको नहीं बताया था। क्या आप जानते हैं दारुल अतफाल? उन्होंने याद करने की कोशिश की, लेकिन याद न आया तो फिर बीवी को देखा। वजह क्या है, क्यों जानना चाह रही हैं? संजीदगी से पूछा। बात यह है कि शहरीना आउटिंग के लिए कहीं चली गई है, बताकर भी नहीं गई। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? दोस्तों के साथ होगी, उन्होंने नॉर्मल लहजे में कहा। तो फाका ने हैरान होकर उन्हें देखा। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं भी बताए बगैर चली जाए? अब ऐसा भी नहीं, वो मेरी बेटी है और मैं जानता हूँ वो किसी गलत जगह पर नहीं गई होगी। फाका ने एक गहरा सांस लिया। मैं कब कह रही हूँ वो गलत जगह पर गई होगी? मैं बस ये कह रही हूँ कि वो आउटिंग पर गई हुई है, लेकिन जुबैदा को नहीं बताया। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। अफगन से बात हुई थी, उसने बताया था कि उसने मेरे कहने पर शहरीना से राब्ता किया था। शहरीना ने उसे भी नहीं बताया। तो मसला क्या है, उसकी फ्रेंड्स से पता कर लें। उसकी फ्रेंड्स के नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने अफगन से कहा था, उसने कॉल लोकेशन ट्रेस करवाई है। लोकेशन मरी में माल रोड के किसी होटल की थी। क्या मरी के होटल की? वहाँ क्या करने गई है? मुझे क्या इल्म, मैं तो खुद सब जानकर परेशान हूँ। याद है शहरीना और अफगन के निकाह से पहले आपको चंद बार कुछ धमकियां आमेज कॉल्स आती रही थी। फाका ने कहा तो उस्मान के चेहरे के तासुरात बदले थे। आप कहना क्या चाहती हैं? पता नहीं, मुझे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे कई बार अब शक हुआ है। बाहर आते जाते मुझे कोई फॉलो करता रहा है। एक यंग सा लड़का था। कई बार मैंने उसे अक्सर बाइक पर देखा था और फिर एक दिन जब हमने इधर आना था उसको अपनी रेजिडेंसी से कुछ फासले पर मोबाइल फोन पर बात करते देखा था। न जाने क्यों मुझे शक सा होने लगा है कि वो शहरीना और आपको भी फॉलो करता रहा है।
तो आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मैं समझती थी कि शायद ये मेरा वहम हो, लेकिन घर कॉल करने पर सुबैदा से बात हुई। उसने बताया कि शहरीना को फोन पर कोई तंग करता रहा है। मेरा मतलब है धमकियां देता है। उस्मान के चेहरे पर तफक्कुर के साए लहराए थे। आपने शहरीना से बात की? यही तो मसला है। जब से आपने उसका अफगन से निकाह किया है वो हर एक से बदसन है। तब से वो मुझसे भी बात नहीं करती और जब से मैं आपके साथ आई हूँ वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। आपने मुझसे पहले तो इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कुछ संजीदगी से बीवी को देखा। आपके पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि आपको इन मामला से आगाह करूं? फाका के लहजे में भी एकदम तलखी दर आई। उन्होंने खफकी से बीवी को देखा। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा आपको। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि शहरीना रोज बरोज क्यों बदलती जा रही है, जबकि मैं तो बिल्कुल वैसी ही बन चुकी हूँ जैसा आपने चाहा। जो आपने कहा मैंने किया, जिस तरह चलाया रोबोट की तरह चलती गई। तो ना करती ये सब, आपके पास चॉइस थी, छोड़कर चली जाती सब। वो काफी गुस्से से बोले। फाका ने बहुत सब से उनको देखा। बहुत सेल्फिश हैं आप तो उस्मान साहब। औरत ही थी ना, आपने कब माफ कर दिया? दिल लगाने की इस कदर बड़ी सजा। उम्र बीत गई ये सब झेलते हुए, रोबोट की तरह आपके अहकामात पर अमल किया। आपके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। सर से पांव तक बदल लिया मैंने खुद को, फिर भी आपको राजी न कर सकी। और आपने सिले में क्या दिया? हमेशा बेरुखी, हकारत, जिल्लत, धिक्कार। अब शहरीना तो आपकी अपनी औलाद थी, उसके मामले में भी ऐसा ही सलूक रवा रखा। वो बोली नहीं, फटी थी। सारी उम्र का गुबार था जो बह निकला था। आवाज रुंध गई तो खामोश हो गई। उस्मान फारूक लब दांतों तले दबाए बहुत तलखी से बीवी को देख रहे थे, जो अपनी बात कहकर अपने अंदर से उठते जवार भाटे को दबाते बिस्तर पर जा बैठी थी। वो खामोशी से रोती रही बे आवाज। उस्मान संजीदगी से देखते रहे। फाका इधर आए। काफी लम्हात खामोशी से दबे पांव गुजरे तो उन्होंने असद संजीदगी से पुकारा। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे हुए थे। फाका जूं की तू अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो अब रोती हुई बीवी की तरफ थी। फाका ने हरकत नहीं की थी। वो उसी तरह टिश्यू पेपर से आंखें साफ करते हुए वहीं बैठी रही। मैं क्या कह रहा हूँ फाका? अब के उस्मान साहब ने कुछ झिंझला कर कहा तो भी फाका के वजूद में हरकत न हुई। मैंने जो कहना था कह दिया। कल वापसी का प्रोग्राम बनाएं। अगर आप जाना चाहें तो ठीक, वरना मुझे वापस भिजवा दें। मैं अब इधर एक दिन भी नहीं रुकूंगी। बहुत तलखी से कहा। उस्मान ने गुस्से से फाइल बंद की। उन्होंने खुद को नॉर्मल करने में एक दो पल लगाए, फिर उठ खड़े हुए। इतनी जल्दी उकता गई? अब के उस्मान के लहजे में तंज था। फाका की गोया दिल पर लगी थी ये बात। वो तड़प उठी। इतनी जल्दी? बहुत तकलीफ से शौहर को देखा। उस्मान साहब, आपकी बेहिसी की इंतहा है और मुझे अफसोस है कि मैं उम्र भर एक पत्थर से सर फोड़ती रही, उससे रहम की उम्मीद करती रही। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है अपनी उम्र भर की रियासत के यूं रायगा हो जाने पर। वो शिद्दत से रो पड़ी। ठीक है, फिर आप कल भी आजाद थी, आज भी आजाद हैं मेरी तरफ से। आप कल वापस जा सकती हैं। मैं सेक्रेटरी से कह देता हूँ, वो आपकी वापसी के इंतजाम कर देगा। वो गुस्से से कहकर दरवाजा खोलकर बाहर चले गए और फाका ने शिद्दत कर्ब से उनको जाते देखा। वो इस तस्वीर को अभी भी आंखें फाड़े देख रही थी। वो अज हद परेशान हुई। वो मोबाइल ऑफ करना चाहती थी लेकिन ना कर पाई थी। वो बहुत देर तक साकित और जामिद बैठी रही। फिर उसने उसी अननोन नंबर को अपनी लिस्ट से निकाला। उसने बहुत देर तक उस नंबर को देखा और फिर उस पर कॉल की। बेल जा रही थी और फिर कॉल रिसीव कर ली गई। मुझे यकीन था तुम फौरन कॉल करोगी। दूसरी तरफ से मुस्कुराकर कहा गया। कौन हो तुम? जो भी हूँ, बहुत जल्द मिलने आऊंगा, उसने कहा। इस तस्वीर का मतलब? अपने बाप से पूछना। दूसरी तरफ से असहद हकारत से कहा गया। शट अप! शहरीना जवाबन जोर से चीखी। अपने लहजे पर कंट्रोल रखो शहरीना उस्मान, वरना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब तुम्हारे हक में भी बहुत होगा। मेरा बाप कोई आम शख्स नहीं है। तुम जैसे ब्लैकमेलरों की खाल उधेड़कर उसमें धुस भी डरवा सकता है। शहरीना का बस नहीं चल रहा था कि वो उसके सामने होता तो वो उसे शूट भी कर देती। वो दूसरी तरफ से कहकहे लगाकर हंसा। बड़ी मासूम हो तुम। तुम्हारा क्या ख्याल है ये सब मैं यूं ही कर रहा हूँ? मैंने अपनी हिफाजत के लिए कोई तैयारी न कर रखी होगी।
मीडिया तो बहुत फास्ट है। पॉलिटिकल सेंस में उस्मान फारूक साहब इस कदर बड़ी शख्सियत, बस एक कॉल की देर है, सारी दुनिया देखेगी उस्मान फारूक असल में था कौन। वो वाकई ब्लैकमेलर था। यू बास्टर्ड, वो गुस्से से चीखी। गाली मत देना, कहा ना तुम्हें, ये बहुत महंगा पड़ेगा। एंजॉय योर ट्रिप, बहुत जल्द मुलाकात होगी, टेक केयर। वो खबासत से मुस्कुराकर कॉल बंद कर गया था और शहरीना वो बुत बनी बैठी रह गई थी, बेहिस्सो हरकत, बिल्कुल साकिन। अफगन गहरी नींद में था जब उसका मोबाइल बजा। उसने नाइट बल्ब की रोशनी में मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखकर फौरन सीधा हुआ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बरखुरदार? फाइन, आप ठीक है? उन्होंने हुंकारा भरा, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, तुम कहाँ हो? मैं आज शाम ही इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, आपके घर में ही हूँ। शहरीना वाला क्या मामला है? उन्होंने संजीदगी से पूछा। आपको खालाजान ने कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हारी जुबानी सुनना चाहता हूँ। उनका अंदाज अजहद संजीदा था। जवाबन अफगन ने उनको तफसील से सारी बात सुनाई। वो खामोशी से सुनते रहे। यानी तुम्हारा ख्याल है शहरीना इस वक्त मरी में है? जी, दारुल अतफाल। उन्होंने कुछ सोचा। आई थिंक मैं इस इदारे को जानता हूँ। ये बच्चों को पनाह देने वाला एक इदारा है। शहरीना की काफी अटैचमेंट थी उससे। उसने कई बार मुझसे इस इदारे को डोनेट कराया था। अगर ये वही इदारा है और शहरीना इनके साथ है तो कोई मसला नहीं। ये काफी अच्छे लोग हैं, वो काफी पुरसुकून थे। यानी आप इस इदारे को जानते हैं? आप जानते हैं ये इदारा इस्लामाबाद में किस जगह है? मेरे सेक्रेटरी को इल्म होगा, वही एक दो बार शहरीना के साथ गया था। जी ठीक, कोई और बात, कोई और मसला हो तो? नहीं चाचा जान, वैसे आप लोग कब वापस आ रहे हैं? तुम्हारी चची को भेज रहा हूँ, वो कल वापस आ जाएंगी। मेरा अभी एक दिन का मजीद काम है, मैं वाइंड अप करके ही आऊंगा। दैट्स गुड। अफगन को उनका ये फैसला अच्छा लगा था। मैं सेक्रेटरी को कह देता हूँ, वो तुम्हें कॉल कर लेगा। ओके, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। उन्होंने एक दो और अलविदाई कलमात के बाद कॉल काट दी। अफगन ने गहरा सांस लिया। चाचा से मिलने वाली इस खबर के बाद वो काफी पुरसुकून हो गया था। यानी शहरीना अच्छे लोगों के साथ थी, लेकिन शहरीना की इस इदारे के साथ अटैचमेंट का जानकर अंदर ही अंदर वो हैरान भी हुआ था। शहरीना की जात का ये पहलू उसके अंदर मौजूद मस्बत तब्दीली को जाहिर कर रहा था। अफगन को इस बात ने काफी अट्रैक्ट किया था। यानी जैसा वो खुद को जाहिर करती थी, अंदर से वो वैसी थी नहीं। उसने वक्त देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। उसने एक दो पल सोचा और फिर शहरीना का नंबर चेक करने के लिए उसने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, यानी अब नंबर ऑफ नहीं था। अफगन को हैरत हुई। हेलो, दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। कैसी हो? क्यों पीछे पड़ गए हैं आप सब लोग? मैं चंद पल जिंदगी के सुकून से गुजारना चाहती हूँ, वो भी आपको गवारा नहीं। ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? अपनी कोई मर्जी, कोई ख्वाहिश कुछ नहीं है क्या? फोन कर करके मेरी जिंदगी अजाब बना डाली है आप लोगों ने। मैं मंजर से गायब हुई हूँ, कहीं भागी नहीं हूँ, जो पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया। कुछ देर पहले उस्मान फारूक ने भी बेटी से राब्ता किया था, तभी वो इस कदर तैश में थी। अब सारा गुबार अफगन पर निकाल रही थी। एक कॉल ही तो की है, तुम तो काट खाने को दौड़ रही हो। जवाबन अफगन ने खुशगवार लहजे में कहा तो वो फुनकारी, शट अप, खबरदार जो मुझे अब कॉल की। मैंने ठेका नहीं ले रखा सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारने का। जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी। मेरी तरफ से सब लोग जाएं जहन्नुम में। उसने कहकर गुस्से से कॉल बंद कर दी थी। अफगन ने एक गहरा सांस लिया। इस लड़की को कुछ भी कहना और समझाना फजूल था। उसने रिलैक्स मूड में मोबाइल एक तरफ रखा और आंखें बंद कर ली थी। अगले दिन फायका बड़ी मुस्महिल सी थी। उस्मान से कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने भी फायका को नहीं छेड़ा था। उन्होंने सेक्रेटरी के थ्रू कहलवा दिया था कि सीट कंफर्म करवा दी है, लेकिन फायका जाने से पहले उस्मान साहब से दो टोक बात करना चाहती थी, मगर उस्मान थे कि उनके पास वक्त ही नहीं था। वो मुसलसल बिजी थे। फायका ने उनके साथ बाहर कहीं भी जाने से इनकार कर दिया था। सेक्रेटरी ने फायका का इनकार उस्मान तक पहुंचाया तो भी उस्मान फारूक साहब ने खुद से कोई बात न की थी। फायका ने अपना बैग तैयार कर लिया था। दरमियान में 3 घंटे थे। फायका ने 2 घंटे अपने रूम में ही गुजारे, फिर सेक्रेटरी आ गया था। तब भी उस्मान किसी वजीर के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। सर कह रहे हैं अगर आपने कोई चीज खरीदनी हो तो बता दीजिए।
अपने सर को थैंक्स कह दें, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो तैयार कुर्सी पर बैठी एक मैगजीन देख रही थी। फ्लाइट के लिए कब निकलना है? मैगजीन एक तरफ रखते बराह रास्त मुअद्दब अंदाज में खड़े सेक्रेटरी से पूछा। मैं सर से पूछ कर बता देता हूँ। उसने उस्मान को कॉल मिलाई। नो सर, मैम ने थैंक्स कहा है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। यस, ओके। उसने कॉल बंद कर दी। सर कह रहे हैं वो फ्री नहीं है, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। फाका ने महज सर हिलाया, लेकिन दर हकीकत वो उस्मान साहब के इस कदर रूड बिहेवियर पर अंदर ही अंदर काफी दिल गिरफ्ता हो रही थी। तर्क कलामी के बाद मामला ठीक करना तो दूर की बात, उन्होंने कलाम तक करना गवारा नहीं किया था। फाका की आंखें भर आईं। उन्होंने टिश्यू से आंखें साफ की। मैं वेटर को बुलवाता हूँ, आप इजी रहें, वो आकर सामान ले जाएगा। सेक्रेटरी कहकर चला गया। वेटर आकर सामान ले गया। तब कुछ देर बाद फाका भी बाहर आ गई थी। उन्होंने आंखों पर स्याह गॉगल्स लगा लिए थे। उनकी आंखें मुतवातिर नम होती रहीं, लेकिन वो खुद को कंपोज करती रही थी। एयरपोर्ट आकर तमाम मराहिल से गुजरने तक भी उनके दिलो दिमाग में एक उम्मीद सी बाकी थी। जहाज में बैठकर और फिर जहाज उड़ने तक उनको लगा कि उनकी तमाम उम्मीदों के परिंदे एक एक करके उड़ते चले गए थे। उन्होंने अपने मोबाइल को देखा जो मुसलसल उनके हाथ में था, और फिर सिग्नल्स का राब्ता मुनक़ता हुआ तो उन्होंने खामोशी से मोबाइल बैग में रख दिया था। ग्लासेस उतार कर टिश्यू से आंखें साफ करते वो खुद को दुनिया की सबसे मजलूम तरीन और बदकिस्मत औरत महसूस कर रही थी। मरी में तो खूब बर्फबारी हो रही थी। उनका वो वक्त बहुत ज्यादा मसरूफ गुजरा था। वो सब लोग गर्म कपड़ों में अच्छी तरह कवर थे। बर्फबारी ने सबको मफलूज करके रख दिया था। वो सब लोग अयूबिया की तरफ आए हुए थे। आते वक्त तो नहीं, लेकिन वापसी पर बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद था। ट्रैफिक की एक लंबी लाइन थी। एक तवील और सब्र आजमा इंतजार के बाद रास्ता खुला, तो भी उन लोगों को वापस होटल पहुंचने तक रात का 1 बज चुका था। सभी थके हुए थे, आते ही सो गए थे। उन लोगों का एक रात रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम में तुंदी और तेजी और रास्तों की बंदिश की वजह से उनको मजीद रुकना पड़ा था। शहरीना ने आज सारा वक्त अपना मोबाइल बंद रखा था। उसने सोच लिया था जब तक घर वापसी नहीं पहुंच जाती उसने मोबाइल ऑन नहीं करना। अगला सारा दिन उसका सोकर गुजरा था। शहरीना काफी देर तक सोने के बाद उकता कर उठी थी। नाश्ता होटल की सर्विस से मंगवाया था और अकेली ही रिसेप्शन पर बताकर बाहर निकल आई थी। बाहर मौसम अदर आलूद था। आज बर्फबारी नहीं हो रही थी। उसने लॉन्ग कोट पहन रखा था, सर पर हैट था, दोनों हाथों पर ग्लव्स और गले में मफलर था। वो माल रोड पर घूमती रही। काफी सारी चीजें उसे अच्छी लगी थी। उसने एक शॉप से ज्वेलरी और पर्स लिया। वो ज्यादातर विंडो शॉपिंग ही कर रही थी। एक कॉफी शॉप के पास से गुजरते वो रुकी और दुकान के अंदर चली आई। वो क्रीम कॉफी ऑर्डर करके एक टेबल के गिर्द चेयर घसीट कर बैठ गई। ग्लास विंडो से माल रोड की रौनकें दूर तक दिखाई दे रही थी। वो दिलचस्पी से उस सबको देख रही थी। जब अपने सामने टेबल के बजाय जाने पर उसे चौंक कर देखा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर वह हैरान रह गई। तुम? वह हैरत से बोली। अफ्तान आराम और सुकून से उठा। नाश्ता करके ड्रेसअप होकर वो घर से चचा के इस्तेमाल में रहने वाली गाड़ी लेकर निकला था। चचा के सेक्रेटरी ने दारुल अत्फाल की लोकेशन अच्छी तरह समझा दी थी। वो शहरीना के साथ किसी इवेंट के मौके पर कुछ डोनेशन देने गया था। अफ्तान को मतलूबा जगह पहुंचने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहां जो शख्स बैठा हुआ था वो इदारे का मुंतजिम था, लेकिन इदारे का सरबराह बच्चों के साथ ट्रिप पर मरी गया हुआ था, बल्कि इदारे का ज्यादातर अमला उनके साथ था। यहाँ बस चंद एक लोग ही थे। अफगान के तारुफ कराने पर वो उस्मान फारूक साहब का भतीजा है। वो शख्स खासी मोहब्बत से मिला। वो शहरीना की बेपनाह तारीफें कर रहा था। अफगान उसके मुंह से शहरीना की तारीफें सुनकर हैरान हुआ। शहरीना इस तरह का मिजाज भी रखती है? वो यकीन करने पर मुतामिल था। वो तो उसे जिद्दी, बदतमीज, मुंहफट और बिगड़ी हुई आदत और अतवार वाली लड़की ही समझता रहा था, लेकिन यहाँ आकर जिस लड़की का तारुफ हासिल हुआ था वो तो किसी और ही शहरीना उस्मान का था, जो बहुत फयाज और सखी थी। शहरीना की शख्सियत का ये पहलू उसके लिए बिल्कुल नया और निहायत मुतासिर कुन था। मुंतजिम उसे बता रहा था कि शहरीना कैसे यहाँ आकर बच्चों के साथ वक्त गुजारती है, किस तरह हर माह एक मखसूस माकूल रकम उनको देती है। इसके अलावा उसने गवर्नमेंट की जानिब से भी एक मखसूस फंड की सूरत रकम भी इदारे को लगवा दी थी।
शहरीना के ताउन की बदौलत कई और हजरात ने अपने अपने अतियात और फंड्स इदारे को जमा कराते हैं। अफसन ने बगौर सुनते अपनी पॉकेट्स खंगाली थी। उस वक्त उसके पास एटीएम जरूर था, लेकिन चेकबुक न थी। उसने वॉलेट देखा, काफी रकम थी, लेकिन इस किस्म के इदारे को देने के लिए उसे वो भी कम लग रही थी। उसने कई नोट निकाल कर मुंतजिम को थमाए। मेरे पास फिलहाल यही थे। नेक्स्ट टाइम किसी भी एक किस्म के ताउन या मदद की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड है। आप लोग बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर कानूनी तौर पर किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़े तो अपनी खिदमत फराहम करने में खुशी महसूस करूंगा। मुंतजिम साहब अफगन के बहुत मशगूल हो रहे थे। अफगन ने उससे इदारे के सरबराह का नंबर ले लिया था। वो वहां से वापस आया। उसे इस्लामाबाद में जाती नौयत के कुछ काम थे, वो उनको निपटाने में लग गया था। वहां से फारिग हुआ तो चचा की कॉल आ गई, जिसमें उन्होंने फाका की आमद की इत्तला देने के साथ उसे पिक कर लेने को कहा था। वो दोस्त की तरफ आ गया, फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। फाका की आमद में अभी काफी वक्त बाकी था। उसने बाकी का वक्त इधर उधर कॉल्स करके गुजारा था। उसने दारुल अत्फाल के सरबराह साहब का नंबर मिलाया। मुंतजिम साहब से बात करके उसने शहरीना का हाल चाल पूछा था। उसने उनसे काफी देर बात की थी। अपना तारुफ शहरीना के कजन की हैसियत से करवाया था। वो भी काफी इज्जत दे रहे थे। काफी देर बात करने के बाद उनसे शहरीना से जिक्र न करने का वादा लेकर उसने अलविदाई कलमात कहकर कॉल बंद कर दी थी। फाका के आने का वक्त हो चला था। जहाज आ चुका था। काफी देर बाद फाका भी दिखाई दी तो अफसन ने मुस्कुराकर उनको हाथ लहराया। फाका दूर से ही अफसन को देख चुकी थी। उन्होंने सर हिलाकर उसे वेलकम किया। वो उसके पास आई तो उसने उनसे हालचाल दरियाफ्त किया। उन्होंने अफसन से शाइस्तगी से बात की, लेकिन अपने अंदाज और अतवार से वो उसे मुस्महिल अफसरदा अफसरदा से दिखाई दी थी। ताहम अफसन ने उनसे कुछ भी कहने से गुरेज किया। वो उनको एक तरफ विजिटर रूम में बिठाकर सामान क्लियर कराने में मसरूफ हो गया। सामान क्लियर करवा कर वो उनके हमरा गाड़ी में आ बैठा था। कैसा रहा ये ट्रिप? अच्छा था। वो अब भी संजीदा थी। सफर ठीक रहा? वो फिर खामोश हुई। अफसन ने ड्राइविंग करते उनको चंद बार देखा। अंधेरे की वजह से उन्होंने स्याह गॉगल्स उतार दिए थे, लेकिन अफसन के सामने अपने तासुरात न छुपा पा रही थी। फायजा आप ही कैसी हैं? कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने खुद पूछा तो अफसन उन्हें सबकी तबीयत के बारे में फर्दन फर्दन बताने लगा। सूफिया और शायान वापस आ गए क्या? जी, 3 दिन पहले ही लौटे थे। डायरेक्ट लाहौर की ही फ्लाइट थी। खुश हैं दोनों? उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट लिए पूछा तो अफसन मुस्कुराया। बिल्कुल। उसके बाद अफसन उनसे छोटे मोटे सवालात करने लगा। घर के नजदीक पहुंचने पर उनको याद आया, शहरीना वापस आ गई क्या? उन्होंने अफसन को देखा, वो हंस दिया। नहीं। उनके चेहरे की कैफियत बदल गई और वो खामोश हो गई। दारुल अत्फाल गया था आज, अफसन ने बताया तो उन्होंने हैरान होकर उसे देखा। दारुल अत्फाल? आपको चचेजान ने नहीं बताया? वो अब भी सवालिया देख रही थी। यही कि ये यतीम और बेघर बच्चों को पनाह देने वाला एक इदारा है। शहरीना अक्सर इस इदारे की मदद करती रहती है, बल्कि कई बार उसने चचेजान के जरिए भी उनकी मदद की थी। वो उनको तफसील बताने लगा। घर आकर अफसन ने उनको वो सब कुछ बताया जो उसको दारुल अत्फाल जाकर इल्म हुआ था। जबरदस्त। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो परेशान होती रही हूँ कि न जाने किन लोगों के हमरा वो गई है। मैंने इदारे के सरबराह से भी बात की थी। शहरीना ठीक है, काफी तारीफें कर रहे थे उसकी। शहरीना बिल्कुल चेंज और बहुत मुख्तलिफ लड़की है। मैं आज तक उसे ठीक से नहीं समझ सकी। वो फिर अफसरदा हुई और हाथों को मसला। उन्हें वाकई अफसोस हुआ था। एक बात पूछूं? फाका ने उसे देखा तो उसने गहरा सांस लिया। मैं आपकी शहरीना और चचा जान तीनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला देख रहा हूँ। ये सब क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब क्यों हो रहा है? फाका ने नफी में सर हिलाया। तुम शायद ना समझ पाओ। आप समझाएं तो सही, शायद समझ आ ही जाए। क्या क्या बताऊं? एक लंबी कहानी है। वो बहुत अफसरदा थी। आओ कमरे में चलते हैं। मैं प्लेन के सफर से थक गई हूँ, लेटना चाहूंगी। मुस्महिल होने के साथ साथ उदास भी लग रही थी। अफसन को उन पर तरस आया तो उसने उनका हाथ थाम लिया। वो उनको कमरे में ले आया और अपने बिस्तर पर वो लेट गई। मेरा ख्याल है आप रेस्ट कर लें, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। फाका खामोश रही। वो शायद खुद भी अभी कुछ बताने के मूड में नहीं थी। वो वाकई थक चुकी थी। जिस्मानी थकन के बजाय ज़हनी थकन ने उनके आसाब को तोड़ रखा था। अफसन वापस जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया।
मैं कुछ देर सोऊंगी, फ्रेश हो लूं तो फिर तुमसे बात करूंगी। ओके? इट्स ओके। और फायका अफसरदा सी बाजू आंखों पर रखकर आंखें बंद कर गई थी। तो वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर न सिर्फ चौंकी बल्कि हैरान भी हुई थी। वो शख्स मुस्कुराया। वो शख्स कोई और नहीं, सकलैन नूर था, वही क्लब में मिलने वाला लड़का। कैसी हो? वो यूं मुखातिब होया गोया बरसों से आशनाई हो। शरीना के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं इधर कॉफी पीने आया था, तुम्हें यहाँ बैठे देखा तो सोचा हालचाल ही पूछ लूं। वही आवारा बदकुमाश लोगों जैसी हंसी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसने पूछा। उठो यहाँ से, अभी और इसी वक्त। उसकी बकवास के जवाब में वो गुस्से से फंकारी। मेरा ख्याल है ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ हर किसी को आकर बैठने का हक है, लेकिन इस वक्त यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। अगर तुम यहाँ से दफा न हुए तो मैं अमले को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। जवाबन वो खिलखिलाकर हंसा। बाप वजारत में है और उसकी कुर्सी का बड़ा रोब जमाती हो तुम। शट अप। वो गुस्से से चीख कर खड़ी हुई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? वो बहुत गुस्से से बोली। इर्द गिर्द मौजूद लोग देखने लगे थे। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, तमाशा लगाओगी तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। जवाबन वो बोला। शहरीना का दिल चाहा कि खींच कर एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारे। धमका रहे हो मुझे? नहीं, इत्तला दे रहा हूँ। इतने बड़े मिनिस्टर की बेटी होकर यूं पब्लिक प्लेस पर इस तरह चिल्लाओगी तो इश्यू तो बनेगा ही ना। वो खबासत से मुस्कुराकर बोला। आवाज कदरे बुलंद थी। शहरीना ने इर्द गिर्द देखा। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। उसे अपनी कतई परवाह न थी, लेकिन उस्मान फारूक तक बात जाती तो यकीनन इश्यू बन जाना था। वो उसे उसीलिए निगाहों से देखती, अपना पर्स और खरीदी हुई अशिया उठाकर कुर्सी को ठोकर मारती वहां से बाहर निकल आई थी। तुमको तो अब मैं बहुत अच्छी तरह देख लूंगी। जाते हुए एक पल को उसके पास रुककर कहा और फिर वहां से निकल गई। ये शख्स न जाने कहां से आ टपका। स्विमिंग प्रैक्टिस क्लब के बाद अब सामना हुआ था। न जाने ये मरी क्या करने आया था। वो सामान लेकर बाकी वॉक का इरादा मुलतवी करते होटल आ गई थी। होटल आकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और कॉल हिस्ट्री चेक की। अपन का नाम देखकर उसने कॉल मिलाई, जो कुछ देर बाद पिक कर ली गई थी। अरे सही नसीब, इतने बड़े बड़े लोग हमें कॉल कर रहे हैं। कॉल रिसीव होते ही कहा गया। मेरा दिमाग बहुत खराब है। अगर चाहते हैं कि आराम और सुकून से बात करूं तो अपनी लुकमेबाजी से परहेज करें। वो गुस्से से बोली और अपन हंस दिया। ओके, फरमाएं क्या कहना है। एक दिन आप मुझे स्विमिंग क्लब से लेने आए थे ना? उसने कहा। हाँ तो? वहाँ एक लड़का था जिससे मेरी अनबन हो गई थी, याद होगा आपको। अफगन को वाकया याद आ गया। फिर वो संजीदा हुआ। यानी कोई सीरियस बात थी? मैं उस लड़के की पुलिस कंप्लेन कराना चाहती हूँ। शहरीना का अंदाज कतई था। क्यों? वजह बाद में बताऊंगी, पहले ये बताएं कि आप मेरी कहाँ तक मदद कर सकते हैं। मेरा साथ देंगे या नहीं? तुम कनपटी पर बंदूक रखकर क्या मनवाना चाह रही हो? कहा है ना, वजह बाद में बताऊंगी, पहले ये बताएं हाँ या नहीं। अंदाज दो टोक था। दूसरी तरफ अफगन ने एक गहरा सांस लिया। लेकिन किस तरह की मदद चाहिए? वैसे तो हर वक्त बड़े डायलॉग छाड़ते थे कि हमारा रिश्ता ये है वो है। अब अगर मैं कुछ कराना चाह रही हूँ तो पहलू बचा रहे हैं। उस बड़ी बददिमाग लड़की हो तुम। हाँ बोलो, किस तरह की मदद चाहिए? अगर बात हमारे रिश्ते की जमानत की है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम वजह बताओ, क्यों उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करना चाह रही हो? शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। ये मदद सिर्फ वक्ती होगी। जब मेरा काम हो जाएगा मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। वो वजह बताने के बजाय शर्तें बता रही थी। दूसरी तरफ मौजूद अफगन का जी चाहा कि वो अपना सर पीट ले। तुम कुछ बोलोगी या महज धमकियां ही दोगी? बताती हूँ। जवाबन शहरीना ने उसे उस रात क्लब में होने वाली झड़प की वजह बताकर और आज होने वाली मुठभेड़ के बारे में बता दिया था। अफगन ने संजीदगी से सुना था। ये काम मैं पापा से भी करवा सकती थी, लेकिन अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, सो आपसे कह रही हूँ। उसने साथ जता भी दिया था। अफगन ने एक गहरा सांस लिया। वो लड़का मरी में है इस वक्त? बैकग्राउंड क्या है उसका? मुझे क्या इल्म? अगर मुझे इल्म होता तो सीधी पुलिस स्टेशन जाती। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। क्या मतलब? यानी उसे खुली छूट दे दूं तो जब चाहे रास्ते में आकर मुझे ब्लैकमेल करता फिरे? उसका कोई और हल भी हो सकता है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मुझ पर एतमाद किया है तो मुकम्मल तौर पर करो। मैं पता करवाता हूँ उस लड़के का।
वो मुझे धमकियां दे रहा था और पापा के बैकग्राउंड को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। समझ गया हूँ मैं, उसे देख लूंगा, तुम मोहतात रहना। वैसे वापसी कब हो रही है? रास्ते बंद हैं, जैसे ही रास्ते खुलेंगे हम निकल आएंगे। पता तो करवा चुका हूँ कि तुम कहाँ हो और किन लोगों के साथ हो। बहरहाल मोहतात रहना, अब बिला वजह हर जगह चले जाने की जरूरत नहीं। बेहतर है होटल के अंदर ही रहो जब तक वापसी नहीं हो जाती। मुझे ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं, आपकी मदद लेनी है, नसीहतें नहीं। अजीब सरफरी लड़की थी। अफसन ने एक गहरा सांस लिया। उस लड़की को कुछ भी कहना फजूल था, वो अपने दिमाग के हिसाब से ही चलती थी। ओके, एज यू विश। अब प्लीज अपना नंबर ऑफ मत करना, किसी न किसी सिलसिले में जरूरत पड़ सकती है। वैसे एक बात तो बताओ, क्या उस दिन क्लब के बाद भी तुम्हारी उस लड़के से कोई मुठभेड़ हुई थी क्या? नहीं, मैं उस दिन के बाद से क्लब ही नहीं जा रही। स्विमिंग इवेंट कब है तुम्हारा? अफसन ने मजीद पूछा। मैंने स्विमिंग छोड़ दी है, उसने बेपरवाही से कहा, जबकि दूसरी तरफ अफसन चौंका। क्या मतलब? मैं हिस्सा नहीं ले रही, मैंने इनकार कर दिया था। क्यों? अफसन के लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी। वो उस लड़की को वाकई नहीं समझ पा रहा था। मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा मैं खेलूंगी, नहीं करेगा तो नहीं खेलूंगी। बड़ा शाहाना अंदाज था। अफसन खामोश रहा। और ये दारुल अतफाल का क्या चक्कर है? उसने पूछा तो शहरीना ने मुंह बनाया। मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है, आपसे मदद लेने का फैसला लगता है मैंने गलत किया है। अब आपके सवालात के जवाबात दूं, खामखा आपको बर्दाश्त करूं। मेरा ख्याल है मैं अपना फैसला वापस ले लेती हूँ, आपसे दुश्मनी ही बेहतर है। तल्खी से कहकर उसने गहरा सांस लिया। कॉल बंद करके सेल उसने बिस्तर पर फेंक दिया। दूसरी तरफ अफसन उसके जारहाना अंदाज पर हैरान रह गया था। उसे गुस्सा आने लगा। अजीब लड़की है, पहले खुद ही कॉल की थी, मदद चाह रही थी, वो भी अपने तय करदा उसूलों पर, और फिर एकदम भिन्ना कर कॉल बंद कर दी। अफसन ने कॉल मिलाई तो कुछ तवक्कुफ के बाद उसने कॉल पिक कर ली थी। अब क्या मसला है? वो काट खाने को दौड़ने वाले अंदाज में बोली। मसला तुम्हें था और तुमने खुद ही कॉल की थी। माफी चाहती हूँ, मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हूँ। कर लूंगी मैं हैंडल उस लड़के को, ज्यादा तुर्रम खां बनने की जरूरत नहीं। कह रहा हूँ ना कि मैं देख लूंगा उस लड़के को, खामखा उससे उलझने की जरूरत नहीं, वो कह रहा था। शहरीना ने कॉल बंद कर दी थी। अफसन को उस पर गुस्सा आने लगा। शहरीना कॉल बंद करके सर पकड़ कर बैठ गई थी। जज्बातियत में बिला सोचे समझे उसने अफसन को कॉल मिलाई थी, लेकिन अब साथ ही पछताना शुरू कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसने अफसन से राब्ता करके एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसे यूं राब्ता नहीं करना चाहिए था। पहले कोई मसला था तो फाका को कहकर उस्मान के जरिए हल करा लेती थी, लेकिन अब निकाह के बाद से वो बदस्तूर उनसे भी नाला थी। मगर अफसन को कहकर भी अब पछता रही थी। उसने सोच लिया था कि अफसन को साफ अल्फाज में मना कर देगी। उस लड़के को हैंडल करना उसके लिए कतई मसला न था। अफसन का इरादा आज वापस चले जाने का था, लेकिन शहरीना की कॉल आने के बाद उसका प्रोग्राम एकदम बदला था। फाका की तबीयत ठीक नहीं थी। वो जब से आई थी कमरे में बंद थी। अफसन देख रहा था कि वो काफी परेशान और अफसरदा होने के साथ साथ रंजीदा भी थी। अफसन उनको देखने कमरे में आया तो वो कमरा तारीख किए बिस्तर पर दराज थी। खालाजान, अफसन ने आवाज दी तो फाका ने देखा। अफसन ने लाइट्स ऑन कर दी थी। कमरे में रोशनी फैल गई थी। तबीयत कैसी है आप? सुबह जब वो उठी थी तो उनको बुखार था। वो मेडिसिन लेकर लाइट से नाश्ता करके फिर सो गई थी। उसके बाद वो कमरे में ही बंद रही थी। अफसन ने एक दो बार उनको देखा था। बेहतर हूँ, मैंने जुबैदा को आपके लिए सूप बनाने को कहा था, मंगवाऊं? अभी मूड नहीं, दोपहर हो रही है, कुछ तो खा लें वरना कमजोरी हो जाएगी। कुछ नहीं होता मुझे, वो खुद तरसी से बोली। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ आप मुसलसल परेशान हैं। मैं थक गई हूँ अफसन, जिंदगी में तन्हा चलते चलते थक गई हूँ। अब जिस्म में हिम्मत खत्म हो रही है। दिल करता है कहीं जाकर हमेशा के लिए गुम हो जाऊं। खुद कलामी का सा अंदाज था। अफसन ने उनको टोका नहीं, बस गौर से उनको देख रहा था। हर कोई मुझसे नाला, हर कोई मुझसे खफा। क्या मैं इतनी ही गलत हूँ अफसन? वो डिप्रेशन का शिकार लग रही थी। क्या हुआ? उन्होंने बगौर अफसन को देखा। अफसन ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन गलत ठहरा दी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जैसे अपने अंदर से थक कर लड़ झगड़ कर वो हार चुकी थी। मेरा भी दिल करता है कोई तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात करूं, अपनी फीलिंग्स शेयर करूं।
उस्मान फारूक जैसे इतने बड़े सियासतदान की बीवी बनकर मैं बिल्कुल खोखली हो चुकी हूँ। जजान से लड़ाई हुई है क्या? वो तंजिया हंसी। उनकी हंसी में अजीब सा दर्द था। उन्होंने क्या लड़ना, वो लड़ते नहीं हैं, वो मारते हैं, जान से मार देते हैं। उन्होंने नफी में सर हिलाया। अपनी आंखों को साफ करते उन्होंने अफगन को देखा। एक काम करोगे? जी कहिए। अफगन उनके पास बैठ गया और मोहब्बत से उनका हाथ थाम लिया। मुझे गांव ले चलो। गांव? उसने उनको बगौर देखा। वो संजीदा थी। हाँ गांव, आज ही। ठीक है चलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बाय एयर चलेंगे। काका ने सर हिला दिया। मैं अम्मा भी से मिलना चाहती हूँ। मैं उनके पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर कुछ देर रिलैक्स होना चाहती हूँ। मैं उन सो कॉल्ड शो ऑफ जिंदगी से उकता चुकी हूँ। मैं अपने लिए कुछ लम्हे चाहती हूँ। मुझे ले चलोगे ना? अफगन ने एक गहरा सांस लिया। जी जरूर, मैं तैयार हूँ। तुम जुबैदा को भेजो, मैं पैकिंग करवा लूँ। वो फौरन एकदम एक्टिव हो गई। अफगन ने जुबैदा को उनके पास भेजा और खुद कुछ देर बाद आने का कहकर वो गाड़ी लेकर घर से निकल आया था। उसे चंद एक लोगों से मिलना था। यहाँ उसे 2 घंटे लगने थे फारिग होते। सीटें वो पहले ही कॉल करके कंफर्म करा चुका था। वो घर आया तो फाका तैयार बैठी थी। वो उनको लेकर गाड़ी में आ बैठा। अम्मा भी आपको देखकर बहुत खुश होंगी। एक अरसा हो गया आपने गांव जाना ही छोड़ दिया था, वो बोला। फाका मुस्कुराई। नहीं, इस बार मैं काफी सारे दिन वहां रहूंगी। अफगन को यकीन हो चला था कि उनके उस्मान फारूक से कोई अनबन हुई है, वरना वो तो सालों बाद गांव जाती थी। वो भी उस्मान के हमरा ही गई और वापस आ जाती थी। ड्राइवर ने उनको एयरपोर्ट छोड़ा था। गांव से ड्राइवर लेने आया था। उन्हें 1 घंटा डेढ़ लगा था गांव पहुंचने में और अब रात काफी गहरी हो गई थी। अम्मा भी को फाका की आमद की इत्तला न थी। वो और बाबा साहब दोनों अफगन के हमरा फाका को देखकर हैरान रह गए थे। अम्मा भी तो बहुत खुश थी। तुम बाहर से कब लौटी? कोई इत्तला ही नहीं दी। मैं 1 दिन पहले ही वापस आई थी, बस आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो अफगन से कहा कि मुझे गांव ले चले। वो ले आया। उन्होंने मोहब्बत से अफगन को देखा। काफी देर तक वो चारों बातें करते रहे थे। अफगन थका हुआ था। वो सोने उठा तो अम्मा दी ने फाका के लिए भी कमरा सेट करवा दिया था। फाका गेस्ट रूम में आ गई थी। ये मेहमान खाना था जो अक्सर शहर से आने वाले इन्हीं मखसूस मेहमानों के लिए खोला जाता था। शहरीना बाकी सारा वक्त अपने कमरे में ही रही थी। अगले दिन दोपहर के वक्त रास्ते साफ होने की इत्तला मिली तो सबको रवानगी का अल्टीमेटम मिला था। वो सब तैयार होकर नीचे हॉल में पहुंच रहे थे। शहरीना भी अपना सामान लेकर नीचे आ गई थी। सामान गाड़ी में रखा जा रहा था। जब अपना सामान देखते शहरीना को याद आया कि वो अपना कैमरा कमरे में भूल आई है। वो 3rd फ्लोर पर अपने कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन कमरे में दाखिल होने के बाद वो साकित ही रह गई थी। तुम? बाकी के अल्फाज उसके हलक में ही रह गए थे। आने वाले ने हाथ में पकड़ी कोई चीज तेजी से उसके मुंह पर रखी थी। शहरीना ने शदीद मज़ाहमत करना चाही, लेकिन हमला इस कदर शदीद था कि वो बस फड़फड़ा ही सकी थी। शेर अफगन अपने काम में मसरूफ था। जब उसके दोस्त की कॉल आई थी, वो सकलैन नूर से मुताल्लिक तमाम मालूमात की ब्रीफिंग दे रहा था। उसने बहुत तवज्जो से सब सुना। किसी अच्छे खाते पीते घराने का लड़का था। माँ बाप काफी माकूल लोग थे। 5 बहन भाई में सिर्फ सकलैन नूर ही स्पोर्ट्स की तरफ आया था। बाकी सब अपने जाती कारोबार से मुंसलिक थे। सब बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी। एक सिर्फ सकलैन ही गैर शादीशुदा था। तालीम वाजिबी सी थी। वो स्विमिंग और राइडिंग के कई मुकाबले जीत चुका था। अच्छी कारकर्दगी होने के बायस वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुका था। वो बहुत अच्छा स्विमर और राइडर था। उसकी दिलचस्पियों से मुताल्लिक भी अफगन को काफी कुछ सुनने को मिला था। अच्छी शक्ल सूरत की बदौलत वो लड़कियों में काफी मकबूल था। बहुत सी लड़कियों से उसकी दोस्तियां भी थी। उसके अलावा भी उसके कई मशागिल थे जिनके बारे में अफगन को बहुत तफसील से सब बताया गया था। दोस्त की कॉल के बाद अफगन ने शहरीना के नंबर पर कॉल की। शहरीना का नंबर ऑफ था। कल के बाद उसकी शहरीना से दोबारा बात न हुई थी। वो अपनी रूटीन में इस कदर बिजी रहा था कि उसके पास वक्त ही न बचा था कि वो दोबारा शहरीना से राब्ता करे, लेकिन अब नंबर ऑफ था। कुछ सोचो विचार के बाद अफगन ने दारुल अत्फाल के ओनर को कॉल की। उनसे बात करते हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद उसने शहरीना के बारे में पूछा। उसका नंबर ऑफ है, मैंने सोचा कि आपसे ही उसका हाल अहवाल पूछ लो।
हम लोग तो वापस आ रहे हैं, सरबराह ने बताया। क्या आप शहरीना से मेरी बात करा सकते हैं या फिर उसे कहें कि अपना नंबर ऑन करे, मैं कॉल करता हूँ, अफगन ने कहा। लेकिन शहरीना तो हमारे साथ नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मतलब, आपके साथ नहीं है? तो फिर कहाँ है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि इस सिलसिले में खुद भी मैं आपसे राब्ता करने वाला था, लेकिन आपकी फौरन कॉल आ गई। दूसरी तरफ वो लोग भी परेशान थे। अफगन को उनकी आवाज और लहजे से परेशानी साफ महसूस हुई। आप कहाँ हैं इस वक्त? अफगन ने फिर पूछा। हम अभी मरी से निकले ही हैं। जैसे ही हमें रास्ता खुलने की इत्तला मिली थी, हम लोगों ने फौरन वापसी का प्रोग्राम मुरतब किया। तकरीबन 12 बजे के करीब हम सब गाड़ी में बैठ रहे थे जब शहरीना अपना कुछ सामान लेने वापस रूम की तरफ गई थी। काफी देर इंतजार के बाद भी वो वापस ना लौटी तो हमने उनके नंबर पर कॉल की थी, तो उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं जा रही, बल्कि कुछ दोस्तों के साथ वो किसी और जगह जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मैंने बार बार कॉल की तो फिर कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने 2-3 वर्कर्स के साथ खुद अंदर जाकर पता किया, कमरा लॉक था और उनका कहीं भी कोई अता पता न था। हम काफी देर इंतजार करते रहे और जब कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई तो हमने वापसी की राह ली। माय गॉड, क्या शहरीना ने अपने दोस्तों के बारे में बताया था कि जिनके साथ वो जा रही है? अफगन ने पूछा तो दूसरी तरफ से जवाब मायूस कुन लहजे में मिला। नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और आप लोगों ने उसे फॉलो अप भी किया या नहीं? अफगन का अंदाज जारहाना था। देखें जनाब शेर अफगन साहब, मिस शहरीना साहिबा खुद मुख्तार लड़की हैं। वो हमारे इदारे में काम करने वालों या बच्चों में शामिल नहीं कि जिनसे बास पुरस की जाती। वो अपनी ख्वाहिश और रजामंदी से इस ट्रिप में आई थी और अपनी मर्जी से वो सारा ट्रिप घूमती रही हैं। हमारे तय करदा प्लान्स उन पर लागू नहीं होते थे। ज्यादातर उनका नंबर बंद रहा है। वो अपनी मर्जी और आजादी से घूमती रही हैं, इसलिए हम उनके किसी भी अमल या रद्द अमल में शामिल नहीं हैं। हम खुद परेशान हैं। क्या वो अपना सारा सामान भी साथ लेकर गई हैं? सारी बात सुनकर अफगन असहद परेशान हुआ था। उसके लिए ये सब कुछ हैरान कुन होने के साथ साथ परेशान कुन भी था। नहीं, उनका सामान गाड़ी में मौजूद है। बच्चे बता रहे थे कि उनका कैमरा शायद कमरे में रह गया था जो वो लेने गई थी। हत्ता कि उनका शोल्डर बैग भी गाड़ी में है। वो हमारे इदारे की टीचर्स को देकर गई थी, लेकिन वो वापस ही नहीं आई। होटल की इंतजामिया से पता किया? मैं बता तो रहा हूँ कि जब वो वापस नहीं आई तो मैंने उनके नंबर पर कॉल की थी। तब उन्होंने वो सब कहा जो आपको बता दिया है। तो इंतजामिया से क्या बात करनी? तो आपने कोई जांच पड़ताल नहीं की? हम भला कैसे कर सकते थे? शहरीना मैडम ने खुद ही कह दिया था कि उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम लोग वापस चले जाएं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रही हैं। जिन दोस्तों के साथ जा रही थी उनकी तफसील वगैरह? सॉरी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे मोबाइल में उनकी कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। उसके बाद 1-2 बातों के बाद अफगन ने कॉल काट दी। 3-4 मिनट बाद शहरीना और उस आदमी की कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग उसके व्हाट्सएप पर आ चुकी थी। अफगन ने बहुत सारी बात सुनी और बार बार कॉल सुनी। कॉल में कोई चीज मिसिंग थी जो उसे फील हो रही थी। सॉरी बाजवा साहब, आपको मेरी वजह से इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। असल में मुझे यहाँ कुछ दोस्त मिल गए हैं जिसकी वजह से मैं अपना वापसी का प्रोग्राम मुलतवी कर रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। प्लीज आप लोग चले जाएं, मेरा वेट मत करें। अगर किसी ने हमसे राब्ता किया तो हम क्या जवाब देंगे? कौन राब्ता करेगा? आपको बता चुका हूँ ना कि आपके कजन शेर अफगन साहब मुझसे राब्ते में हैं, वो कॉल कर सकते हैं। ओह अच्छा, आप उनको कह दीजिएगा मैं अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। एंड दैट्स ऑल। ओके, बाय। लेकिन मैडम, उसके बाद कॉल बंद हो गई थी। ये 2 तरफा गुफ्तगू अफगन को उलझा रही थी। अफगन ने बारहा कुछ दिनों में शहरीना से बात की थी। अब तक उसकी आवाज का अंदाजा हो चुका था। उसने अपना मोबाइल देखा। उसके मोबाइल में भी कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप थी। उसकी बहुत सारी कॉल्स खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती थी। पास कॉल्स की वो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर देता था। उसने चेक किया तो अफसोस हुआ, शहरीना की एक कॉल भी रिकॉर्ड न थी। वो परेशान हो गया। उसने अपना काम समेटा और अपनी गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त भी वो बारहा शहरीना का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन नंबर मुसलसल बंद था। अम्मा भी और फाका हवेली के खुले लॉन में मौजूद तख्त पर बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी।
जब अफगन की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई थी, वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके सीधा उनकी तरफ चला आया। अस्सलाम वालेकुम, आज जल्दी आ गए? अम्मा भी ने पोते को देखा। जी। अफगन की नजरें फायका पर थी। अब कैसी तबीयत है? हाँ, अब तो बहुत बेहतर हूँ। शहरीना से कोई बात हुई आपकी? अफगन ने पूछा तो फायका ने नफी नजर हिलाया। नहीं, वो मुझसे बात ही कब करती है। अंदाज में अफसरदगी खुली हुई थी। आज या कल वो उन दोनों के पास ही तख्त पर बैठ गया। नहीं, उसका नंबर भी बंद है, अफसर ने कहा तो फायका खामोश हो गई। कुछ देर पहले दारुल अतफाल के सरबराह साहब की कॉल आई थी। बता रहे थे कि वो लोग वापस आ रहे हैं जबकि शहरीना उनके साथ नहीं है। क्या मतलब? फायका एकदम परेशान हुई। जवाबन अफगन ने सारी सूरत हाल बता दी। एक तो ये लड़की भी न जाने क्या चाहती है, बाप के सामने एक नहीं चलती, दूसरों को परेशान किए रखती है। फायका परेशानी और गुस्से से बोली, कुछ इल्म हुआ किन दोस्तों के साथ है? दारुल अतफाल वालों को इल्म नहीं, उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनके साथ ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम शहरीना का सरासर जाती फैसला था। वो सारी ट्रिप में अपनी मर्जी से घूमती फिरती रही है। इदारे के कवायद और जवाबित उस पर लागू नहीं किए गए। वो ज्यादातर अपना मोबाइल ऑफ ही रखती थी। अम्मा भी खामोशी से सारी बात सुन रही थी। अल्लाह खैर करेगा। उस्मान को बताया तुमने? नहीं, अभी तो किसी से जिक्र नहीं किया। तुम मुझे वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाओ जरा, फायका ने कहा तो अफगन ने अपना मोबाइल निकाल कर उनको रिकॉर्डिंग सुनाई। चंद मिनट की कॉल थी। फायका ने बहुत सुना और फिर उसने अफगन को देखा। ये शहरीना की आवाज नहीं है, शहरीना इस अंदाज में बात ही नहीं करती। ये शहरीना नहीं है। अम्मा भी एकदम परेशान हुई। आपको मुकम्मल यकीन है ना? अफगन ने यकीन दहानी चाहिए। हमारा 24 घंटे का साथ है, इस कदर करीबी रिश्ता है हमारा। मैं भला कैसे गलती कर सकती हूँ? ये वाकई शहरीना नहीं है। अल्लाह करम करे ये शहरीना नहीं है तो फिर कौन है? अम्मा भी ने पूछा तो फायका ने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता अफगन, कुछ करो बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अफगन खड़ा हो गया। आप प्लीज खुद को रिलैक्स रखें, मैं पता कराता हूँ। वो कहकर अपना मोबाइल लेकर तेजी से अपने कमरे की तरफ चला आया। फायका ने परेशानी से अम्मा भी को देखा। पता नहीं क्यों अम्मा भी, मेरा दिल घबरा रहा है। हौसला करो बच्चे, अल्लाह पाक खैर करेगा। उन्होंने बहू का हाथ पकड़कर हौसला दिया जबकि फायका ने परेशानी से अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। अफगन ने उस्मान साहब से बात की। सारी बात सुनने के बाद वो भी परेशान हो गए। होटल का नंबर लेकर उन्होंने कुछ देर बाद अफगन को कॉल की और अफगन को फौरन इस्लामाबाद पहुंचने को कहा। अफगन जाने के लिए तैयार था जब ही फायका भी चली आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अफगन। फायका भी बेहद परेशान थी। अफगन को तैयार देखकर उन्होंने भी फौरन प्रोग्राम बनाया। नहीं, आप वहाँ जाकर परेशान होंगी। मैं चचा जान को बता चुका हूँ कि आप हवेली में हैं, आप यहीं रहें। मैं सूरत हाल देखकर कॉल करूंगा। बस दुआ करें कि शहरीना का पता चल जाए, बाकी सब खैर है। लेकिन मैं यहाँ भी तो परेशान होंगी। अम्मा भी आपके साथ हैं तो आपको तसल्ली देती रहेंगी। लेकिन अफगन, चचा जान ने भी मना कर दिया है। उनका भी यही ख्याल है कि आप यहीं रहें। वो उलझे हुए कह रहे थे, अगर मुमकिन हुआ तो वो रात तक वापसी का शेड्यूल हमें बता देंगे। फायका खामोश हो गई। अफगन चला गया। फायका गुमसुम और परेशान सी थी। वो उस्मान से नाराज होकर यहाँ आई थी, लेकिन अब शहरीना की गुमशुदगी पर वो उस्मान से मजीद नाराज नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपने कमरे में आकर उस्मान को कॉल मिलाई। कॉल असिस्टेंट ने अटेंड की थी। मुझे उस्मान साहब से बात करनी है, लेकिन वो फ्री नहीं है, आप कुछ देर बाद कॉल कर लें। फायका ने एक गहरा सांस खारिज करके कॉल बंद कर दी। बाकी सारा वक्त वो परेशान उलझी सी कैफियत में पूरी हवेली में चक्कर लगाती रही थी। अफगन बाय प्लेन इस्लामाबाद गया था। उन्होंने कई बार अफगन से राब्ते की कोशिश की। एक दो बार के अलावा अफगन ने ज्यादातर कॉल रिसीव नहीं की थी। थक हार कर वो तख्त पर आ बैठी थी। उन्होंने एक बार फिर उस्मान साहब का नंबर मिलाया और इत्तेफाकन उस्मान साहब ने ही कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देने के साथ ही उन्होंने पूछा, कैसे हैं? कॉल क्यों की? सर्द लहजे में उन्होंने पूछा, जबकि फायका को इस वक्त किसी हमदर्द कंधे की जरूरत थी जो शौहर की सूरत में ही उनका गम कम कर सकता था। लेकिन वो हमेशा की तरह मायूस हुई। उस्मान प्लीज इस तरह मत करें, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे आपकी डिस्टर्बेंस से कुछ लेना देना नहीं है।
दिल तो करता है ये जो नाम नेहाद रिश्ता बाकी है एक लम्हे में अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूं। मेरी बेटी का जरा ध्यान नहीं रख पाई आप। उस्मान प्लीज, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप जानते हैं शहरीना मेरे आने से पहले ही ट्रिप पर जा चुकी थी, बल्कि मैं तो जब से आपके साथ गई थी वो तो मेरी कॉल तक पिक नहीं कर रही थी। ये दूरियां पैदा करने वाली भी तो आप ही थी। फाका रो दी। आपके दिल में मौजूद शक शुबहात में कैसे निकालूं? आप जानते हैं शहरीना मुझे बहुत अजीज है। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी टीपू और आफाक से भी नहीं की जिस कदर उससे की है। ये हिसाब किताब तो वापस आकर करूंगा। एक बात याद रखिएगा फाका साहिबा, अगर शहरीना को कुछ हुआ तो समझ लीजिएगा कि हमारे दरमियान मौजूद इस नाम नेहाद रिश्ते के मुताल्लिक फैसला करने का वक्त आ पहुंचा है और यही मेरा आखिरी फैसला है। उन्होंने कहकर कॉल काट दी और फाका पत्थर की मूरत की तरह अपनी जगह साकित सामित बैठी रह गई थी। अफगन इस्लामाबाद आया तो उस्मान ने उसे जिन लोगों से मिलने को कहा था उनसे मिलने के बाद वो खुद दारुल अत्फाल आ गया। वो लोग खुद परेशान थे। उनसे शहरीना का सामान लेकर उसने अच्छी तरह सब कुछ चेक किया। उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। शहरीना अभी तक लापता थी। वो खुद कहीं गई थी या गायब की गई थी। सूरत हाल कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रही थी। शहरीना का नंबर बंद था। वॉइस रिकॉर्डिंग वाली लास्ट कॉल थी जो शहरीना के नंबर से वसूल हुई थी। उस कॉल की लोकेशन का पता कराया गया तो वो होटल के उस कमरे की थी जहां शहरीना रुकी थी। अफगन ने उस्मान से बात की और फिर उसने उनके कहने पर खुद वहीं जाने का फैसला किया था। उसके साथ पुलिस के कुछ अफसरान थे। ये उस्मान साहब के बड़े काबिले भरोसा लोग थे। वो शाम के बाद मरी पहुंचे थे। होटल की इंतजामिया शहरीना का बैकग्राउंड जानने के बाद फौरन तावन पर तैयार हो गई थी। कमरे की चेकिंग के बाद जो सूरत हाल सामने आई वो देखकर तो अफगन एकदम परेशान हो उठा था। उसने रिसेप्शन पर मौजूद सभी अफराद को बुलवा लिया था। जिस वक्त शहरीना अपना सामान लेकर नीचे आई थी उस वक्त सामने वाले कमरे से एक लड़की और फिर एक लड़का निकलकर फौरन शहरीना के कमरे में दाखिल हुए थे। कुछ तवक्कुफ के बाद शहरीना ऊपर गई थी और फिर 15 मिनट तक वो कमरे से नहीं निकली थी और फिर ठीक 15 मिनट के बाद वो उसी लड़की और लड़के के साथ उनके सामने वाले कमरे में चली गई थी। फिर वो लड़का वहां कमरे से निकलकर नीचे गया और काफी देर बाद वापस आया तो खाली हाथ था और फिर कुछ देर बाद वो उस लड़के और लड़की के साथ खुद चलकर कुछ बातें करते नीचे की तरफ चल रही थी। अफगन के कहने पर बाकी कमरे भी चेक किए गए थे। सेकंड फ्लोर वाले कॉरिडोर के कमरे का जो सीन था उसके मुताबिक वो थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर के जीने से नीचे चले गए थे। फर्स्ट फ्लोर पर भी वो उनके साथ थी। ग्राउंड फ्लोर के कैमरे के मुताबिक भी वो उन दोनों के साथ थी। वो कैमरे के सामने से गुजरते बैरूनी एग्जिट डोर की तरफ बढ़े थे। जाने से पहले रिसेप्शन पर उन्होंने वाजिबात क्लियर किए थे। बैरूनी कैमरे ने शहरीना को फोकस नहीं किया था, बस वो दोनों ही थे। एग्जिट डोर से निकलने के बाद वो तीनों किस तरफ गए थे कुछ इल्म न हो सका था। अफगन ने उन अफसरान के साथ बगौर सारे क्लिप्स देखे थे। सब क्लिप्स देखने के बाद साफ और वाज़ेह तौर पर इल्म हो रहा है कि शहरीना मैडम खुद अपनी रजामंदी से उन दोनों के साथ गई हैं और जहां तक मुझे लग रहा है ये दोनों हकीकत में शहरीना मैडम के दोस्त हैं या फिर वो इनको जानती हैं। इन क्लिप्स में हमें कोई भी गैर मामूली बात दिखाई नहीं दी। दूसरे अफसर ने भी अपनी राय दी। अफगन ने होटल के मैनेजर को देखा। शहरीना के सामने वाले रूम में कौन लोग ठहरे हुए थे? हमारे पास सारी डिटेल्स कंप्यूटर में फीड हैं, अभी चेक करा देते हैं। मैनेजर और बाकी अमला मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहा था। ये सब लोग सिविलियन कपड़ों में थे लेकिन उनकी पोजीशन और ओहदों को बताने के लिए अफसरान के दिखाए जाने वाले कार्ड्स काफी थे। कुछ देर बाद लड़का लड़की के मुताल्लिक सारे कवायद सामने थे। ये ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी होल्डर कपल था। ये लोग उसी दिन शहरीना लोगों की आमद के बाद इस होटल में आए थे और उन्होंने होटल में कमरा बुक कराया था। पहले उनको फर्स्ट फ्लोर पर कमरा दिया गया था लेकिन फिर उन्होंने खुद ही कमरा अनकंफर्टेबल कहकर किसी और कमरे में शिफ्ट करने को कहा था। थर्ड फ्लोर खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए मखसूस था। दारुल अत्फाल के तमाम मेंबर्स के लिए फर्स्ट फ्लोर पर ही कमरे बुक थे, जबकि शहरीना ने बतौर खास अपने लिए थर्ड फ्लोर पर कमरा बुक करवाया था। उसने अपने सारे वाजिबात खुद अदा किए थे। शहरीना के सामने वाला कमरा खाली न था। जो लोग रुके हुए थे वो 3 अफराद थे, मियां बीवी और एक छोटा बच्चा।
बाई चांस उन्होंने एक दिन पहले ही कमरा छोड़ दिया था और इस तरह ये कमरा उन दोनों मियां बीवी को दे दिया गया था और अगले दिन ये लोग चले गए थे। मैनेजर ने सारी डिटेल बताई थी। कवायद कंप्यूटर में फीड थे, मोबाइल नंबर भी था। अफसर ने अफसरान में से एक को इस नंबर पर कॉल करने को कहा। जैसे ही नंबर डायल किया, दूसरी तरफ से नंबर बंद था। शहरीना का भी नंबर बंद है और उन लोगों का भी। मुझे सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं लग रही। अफसर ने संजीदगी से कहा। उस्मान साहब ने कॉल पर एक बार फिर शहरीना के हवाले से अफसर से बात की। ये सब बहुत ही काबिल लोग हैं, ये इन मामलात को हैंडल करना तो जानते हैं, लेकिन कोशिश करना कि बात मीडिया तक ना पहुंचे। मेरी सीट कंफर्म है और मैं जल्द अज जल्द वापस पहुंचने की कोशिश करता हूँ। जी चाचा जान। अफगन वहीं किसी एक रूम में रुक गया और बाकी लोग उस लड़के और लड़की के बाकी कवायद का जायजा लेने लगे थे। साका की कॉल आ रही थी। अफगन ने उनसे बात की। मेरी जुबैदा से बात हुई थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो घर पहुंच गई हो, लेकिन वो तो वहां भी नहीं। जुबैदा बता रही थी कि हमारी गैर मौजूदगी में शहरीना को रॉन्ग नंबर से कोई तंग करता रहा था और फिर उसने ये बात तुम्हें भी बताई थी। जी बताया था जुबैदा ने, बल्कि एक दिन पहले खुद शहरीना ने भी एक लड़की की शिकायत की थी। सकलैन नूर नाम है उसका। स्विमिंग प्रैक्टिस के दौरान उससे मुलाकात हुई थी, वहीं दोनों की लड़ाई हुई और यहाँ मरी में भी वो उससे मिला था। तुम पता करो, हो सकता है शहरीना की गुमशुदगी उसी लड़की की कोई शरारत न हो। मैंने उस लड़के के मुतालिक सारी मालूमात करवाई हैं। वो इस वक्त भी यही मरी में ही है। अफसरान से बात की है मैंने, उसको उन लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन वो शहरीना से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर रहा है। वो यहाँ मरी में ही आया हुआ था। एक दिन शहरीना से सामना हुआ तो बदतमीजी कर रहा था। शहरीना ने मुझे कॉल की थी कि पुलिस में रिपोर्ट कराऊं। मैं चचजान की साख की वजह से कोई फौरी कदम नहीं उठाना चाहता था। मैंने उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन कराई थी, लेकिन शहरीना उसके साथ होगी मुझे इसके बारे में श्योर नहीं है। कहाँ से पकड़ा था? नजदीकी होटल में रुका हुआ था। उसकी फैमिली के थ्रू उसके पास पहुंचकर हमने पकड़ लिया। इस वक्त हमारे पास ही है, नजदीकी थाने में। उस्मान वापस आ रहे हैं। जाहिर है उनकी बेटी का मामला है, उन्होंने तो वापस आना ही था। वो शहरीना से बहुत मोहब्बत करते हैं। अफगन खामोश रहा। जैसे ही कोई इत्तला मिले मुझे जरूर कॉल करना। अफगन ने वक्त देखा, रात का 1 बज रहा था। आप परेशान न हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस आप सोने की कोशिश करें। ऐसे आलम में नींद कहाँ आती है। अम्मा भी मुसलसल जा नमाज पर हैं। बाबा साहब से तो हमने जिक्र तक नहीं किया। अफगन एक बात मानोगे? जी कहिए। तुम किसी से भी जिक्र मत करना। अभी तुम जानते हो ना खानदान वाले उस्मान या मुझसे मुताल्लिक कैसे प्रोपेगेंडा करने में लगे रहते हैं। उस्मान की सियासी साख की भी बात है, बहुत मोहतात होकर रहना। आप टेंशन ना लें चचाजान, हमें बहुत अच्छी तरह ब्रीफ कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। वो अंदर ही अंदर शदीद डिप्रेस था, लेकिन उसने हर हाल में उनको मुतमईन करना अपना फर्ज समझा था। 1-2 मजीद बातों के बाद कॉल काट दी। वो अफसरान के पास आया। कुछ लोग तफ्तीश में लगे हुए थे। वो एक साथी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन आ गया था। वहाँ उनका एक साथी सकलैन नूर से पूछताछ कर रहा था, जबकि वो मुसलसल शहरीना से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार कर रहा था। अफगन ने उसे बगौर देखा। पुलिस कारकर्दगी उसके हुलिये से दिखाई दे रही थी। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। तुम शहरीना को कब से जानते हो? मेरा सिर्फ उससे 2-3 दफा सामना हुआ था, वो भी स्विमिंग क्लब में प्रैक्टिस के दौरान। वो शायद उसे भी कोई पुलिस ऑफिसर ही समझ रहा था। फौरन बोला, तुम शहरीना को क्यों धमका रहे थे? वो दूसरी लड़कियों की तरह मुझे कोई अहमियत नहीं दे रही थी, तो मुझे ये बात बुरी लगी थी। मैं बस उसे यूं ही डरा धमका रहा था। उसकी हालत खासी बिगड़ चुकी थी। पुलिस स्टेशन में आकर दिमाग सीधा हो गया था, सो जो पूछा जा रहा था फौरन बता रहा था। तुम जानते थे कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है? जी। उसके बावजूद तुम उसे तंग कर रहे थे? मैं बस जरा धमका रहा था, वो आजिज़ी से बोला, ताकि डर कर वो तुम्हारे झांसे में आ जाए। अफगन का अंदाज काफी संजीदा था। सर, ये मैडम के बारे में सब अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ है। बस 1-2 घंटे और दे दें, ये खुद ही पक देगा कि मैडम कहाँ है। दूसरा अफसर बोला। जी तो चाह रहा था कि वो उस शख्स का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे हर हाल में उस्मान साहब की सियासी पोजीशन का एहसास था। वो सकलैन नूर को देखते खड़ा हो गया।
ہو سکتا ہے ہم صبح تک اسے اسلام آباد لے جائیں، وہاں جا کر یہ سب کچھ سچ سچ بولنے لگ جائے گا۔ افسر نے کہا تو وہ رونے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں علم وہ کہاں ہے، میری بات کا یقین کریں، مجھے نہیں علم۔ وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ وہ واپس ہوٹل آ گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، لیکن افغان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ یہ رات افغان پر از حد بھاری تھی۔ افغان کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور افغان اس کیفیت پر خود بھی الجھا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحے، وہ پل اور وہ وقت اچھی طرح یاد تھا جب شہینہ اسے انتہائی ناپسندیدہ ہستی لگتی تھی، قابل نفرت، اور اب وہ منظر سے غائب تھی اور پیچھے رہ جانے والے سب لوگوں کے لیے باعث تکلیف بنی ہوئی تھی۔ لیکن اس تکلیف میں بھی ایک احساس تھا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر نکال لانے کا احساس۔ دعائیں تھیں، بے چینی اور فکر مندی تھی۔ اگر وہ خود بھی کہیں گئی تھی تو بھی سب کے لیے اس کی موجودہ گمشدگی باعث تکلیف تھی۔ افغان موبائل پر سارا وقت مختلف لوگوں سے رابطے کرتا رہا تھا، اور پھر جیسے جیسے رات کی کالی سیاہی مدھم پڑنے لگی، ویسے ہی افغان کے دل میں موجود احساسات میں عجیب سی کرختگی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ مال روڈ پہ گھوم رہی تھی، بچے اس کے ساتھ تھے، جب اچانک اس کے سامنے چلتے ہوئے کپل میں سے لڑکی جو کچھ دیر قبل فون پر بات کر رہی تھی، بات کرنے کے بعد چلتے ہوئے بے دھیانی میں موبائل اپنے بیگ میں ڈالا تھا، جو اس کے بیگ میں جانے کے بجائے نیچے گر گیا تھا۔ لڑکی کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن شہرینہ کی نظریں اس پر تھیں، سو اس نے موبائل گرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے جھک کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، لسن، ہیلو، شہرینہ نے اسے پکارا، لیکن لڑکی نہیں رکی تھی۔ شہرینہ بھاگ کر چند قدم کے فاصلے کو ایک جست میں ناپ کر اس لڑکی کے سامنے رکی تھی۔ ایکسکیوز می، لڑکی فوراً رک گئی تھی۔ اس نے موبائل آگے کر دیا۔ اوہ، اس لڑکی نے موبائل دیکھ کر ایک دم شہرینہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ یہ موبائل؟ تھینک یو سو مچ، یو ویلکم۔ بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ لڑکی کے ساتھ موجود لڑکا بھی رک کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہرینہ اسے موبائل تھما کر بچوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ اس کا اس لڑکی سے پہلا سامنا تھا۔ اس لڑکے اور لڑکی نے اپنے آگے چلتے شہرینہ عثمان کو بغور دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ پلان از سکسیس، لڑکی مسکرائی تھی۔ دونوں سامنے نظر آتی ایک دکان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، بستر پر لیٹے نہیں تو نزار وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ آنے والی ملازمہ کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس کے پیچھے ایک بلند قامت وجود بھی اندر داخل ہوا۔ آنے والا بستر کے پاس آ کر رکا تھا۔ بستر پر لیٹا وجود اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ملازمہ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر آدمی کا اشارہ پا کر فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیسی ہے خالہ جان؟ آنے والا بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ بستر پر موجود عورت نے ازحد نفرت سے اسے دیکھا۔ تبھی ایک بار پھر دروازہ کھلا، ایک اور عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ خوبصورت ریشمی ساڑی کا پلو بڑی ادا سے اس نے اپنے کندھے پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ چہرہ بڑی نفاست سے میک اپ سے سجا ہوا تھا۔ لباس اور سجاوٹ نے عمر کو کہیں چھپا دیا تھا۔ کیسی ہو؟ آنے والی بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی اور ہاتھ تھامنا چاہا۔ مت آیا کرو یہاں، کتنی بار کہہ چکی ہوں تمہیں، نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہاری اولاد سے۔ بستر پر موجود وجود میں آنے والی عورت کا ہاتھ سختی سے پیچھے ہٹایا۔ لہجے میں ازحد نفرت تھی۔ اس نے اس نفرت سے عورت اور پھر اس مرد کو دیکھا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ طنزیہ ہنسی اور پھر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جسے اس عورت نے پھر سختی سے جھٹک دیا۔ کھانا کھا لو، تم جانتی ہو تم اپنے ساتھ اس طرح بھوکا رہ کر مسلسل زیادتی کر رہی ہو، اور تمہیں اس تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف؟ بستر پر بیٹھے وجود نے ازحد تکلیف سے آنے والی عورت کو دیکھا۔ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، تمہیں بتایا تو تھا کہ ہم ماہی کو بلا رہے ہیں، انشی اسے لینے گئی ہوئی ہے، بس 1-2 دن میں وہ تمہارے سامنے ہوگی۔ بکواس بند کرو تم، گھٹیا عورت، نفرت ہے مجھے تم سے، میری بیٹی کا نام بھی مت لیا کرو، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، میں آگ لگا دوں گی ہر چیز کو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ اس عورت پر جھپٹی، اس کے بال نوچ دیے۔ ساتھ بیٹھے مرد کے وجود میں ایک دم جنبش ہوئی۔ اس نے پھرتی سے اس عورت کو پیچھے ہٹاتے دوسری عورت کے بال چھڑوائے۔ عورت اب دوسری عورت پر چیخ رہی تھی۔
मर्द की गिरफ्त से निकलने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही थी, लेकिन मर्द की गिरफ्त इंतहाई सख्त थी। दूसरी औरत पर भी शदीद गम और गुस्से की लहर छाई थी। उसने अंधाधुंध उस औरत को मारना शुरू कर दिया था। मॉम प्लीज मॉम लीव इट। उस लड़के ने उस औरत को छोड़कर अब अपनी मॉम को काबू किया। जबान चलाती है मेरे आगे, हाथ उठाती है, इसकी जबान और हाथ दोनों काट दूंगी। वो दोबारा से उसे मारने को दौड़ी थी, लेकिन लड़के की मजबूत गिरफ्त की वजह से वो हिल न सकी थी। वो नहीं तो नजार औरत मार खाने के बाद बिस्तर पर अधमोई हुई सिसक रही थी। रिलैक्स मॉम रिलैक्स। दोनों ने एक सर्द सी निगाह उस वजूद पर डाली। छोड़ें, जानती हैं दिमाग खराब है इनका, खामखा उलझ पड़ती हैं आप। ध्यान रखना चाहिए था आपको। माही आने वाली है, वो उनकी ये हालत देखेगी तो सोचें क्या रिएक्ट करेगी। वो औरत एक गहरा सांस लेते कि न तो उस नजरों से पहले वाली औरत को घूरते कुछ रिलैक्स हुई। मैं तुम लोगों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी, मैं मार दूंगी तुम सबको। वो औरत फिर चिल्लाना शुरू हो गई थी। देख रहे हो, ये जब ऐसा करती है तो फिर मुझे गुस्सा ना आए तो क्या करूं मैं। कहा ना रिलैक्स। उसने माँ का कंधा थपथपाया और बिस्तर की तरफ देखा। खालाजान प्लीज अपनी जबान पर कंट्रोल रखें, जानती है ना कि जितना बोलेंगी उतनी ही मुश्किलात बढ़ाएंगी अपने लिए। उसने दबंग अंदाज में कहा। खाना खाएं, मेडिसिन भी ले लें, अगर चाहती हैं कि माही के हक में सब कुछ अच्छा हो तो जैसा कहा है वैसा ही करें, वरना आप जानती है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिस्तर पर दराज वजूद शिद्दत से रोने लगा। चले मॉम। वो शख्स उस औरत का हाथ थाम कर वहां से चला गया और औरत बिस्तर के सिरहाने सर रखकर और शिद्दत से रोने लगी कि ये रोना ही अब उसके अख्तियार में था। शहरीना बच्चों के साथ होटल में दाखिल हो रही थी जब वो लड़की वहां से निकल रही थी। अरे आप! वो लड़की उसे देखकर फौरन खुश हुई थी। शहरीना भी उसे पहचान गई थी। ये वही लड़की थी जिसका मोबाइल कल माल रोड पर गिर गया था। मैं इधर ही ठहरी हुई हूँ, शहरीना ने बताया था। मैं भी। आप कहाँ से हैं? लड़की ने पूछा। मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। वेल डन। हम यहाँ टूर के लिए आए थे। इधर मरी में ही कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन हम यहाँ होटल में ही ठहरे हुए हैं। वो खुद ही बताने लगी थी। शहरीना के साथ खड़े बच्चे उकता रहे थे। नाइस टू मीट यू। शहरीना ने बच्चों को देखा तो उसने मुस्कुरा कर कहा था। वो कहकर जाने लगी थी। 1 मिनट प्लीज, लड़की ने कहा तो शहरीना रुक गई। मेरे हस्बैंड एक काम से कहीं निकले हुए हैं, मैं बोर हो रही थी तो सोचा बाहर का ही चक्कर लगा लूं। क्या आप मुझे कंपनी दे सकती हैं? उसने पूछा था। शहरीना ने उसे देखा और फिर बच्चों को। ओके, आप 2 मिनट वेट करें, मैं बच्चों को उनके रूम में छोड़ कर आती हूँ। व्हाई नॉट। तो बच्चों को उनके रूम में छोड़ने चली गई थी। हुस्नारा किसी लड़की को अपने कारोबार की टेक्निक समझा रही थी जब उनका मोबाइल बजा था। बेटी का नाम देखकर लड़की को जाने का इशारा करते उसने फौरन कॉल पिक की। हेलो हेलो मॉम, रियली शी इज सो प्रिटी, आई मीट हर, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। काम की बात करो, फजूल हाँकने की जरूरत नहीं, हुस्नारा ने संजीदगी से कहा। जमाल कहाँ है? वो भी फौरन संजीदा हुई। वो फारिग नहीं है। हुस्नारा की संजीदगी इसी तरह बरकरार थी। ओके, माही कहाँ है? मेरे साथ ही है। माँ, तुमने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया हुआ है, अब जल्दी से माही को लेकर आ जाओ। इस पागल औरत से और ज्यादा दिमाग नहीं खपाया जाता। डोंट वरी मॉम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत इंतजार किया है मैंने। ओके मामा, माही साथ है मेरे, फिर बात होगी। ओके बाय। कॉल बंद कर दी थी। हुस्नारा मोबाइल को पकड़े कुछ सोचती रही। आंखों में अजीब सी चमक थी और फिर मोबाइल टेबल पर रख दिया था। मेरा नाम सहर है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। हम ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। यहाँ मेरी फैमिली होती है जिनसे मैं मिलने आई थी। वो साथ चलते बता रही थी। शहरीना ने मुस्कुरा कर देखा। और आप? मेरा नाम शहरीना उस्मान है, इस्लामाबाद से हूँ। यहाँ मैं ट्रिप के साथ आई हुई हूँ। स्कूल ट्रिप है क्या? उसने पूछा। नहीं, यह ऑर्फन बच्चों का एक इदारा है। मैं अक्सर उनके साथ आती जाती हूँ, तो अभी भी उनके साथ ही आई हूँ। दोनों साथ ही चलती माल रोड पर काफी दूर तक निकल आई थी। दोनों ने बहुत सी बातें की थी। इस मुलाकात में दोनों की दोस्ती हो गई थी।
वो दोनों उसके बाद होटल में भी मिलती रही थी। उसने ये बात किसी से भी नहीं कही थी। फिर मौसम खराब होने की वजह से रास्ते बंद हो गए थे और बाकी सारा वक्त वो अपने कमरे में बंद रही थी। और जब रास्ते खुले तो वो सबके साथ वापसी की तैयारी करने लगी थी। सब गाड़ी में बैठ रहे थे। वो भी सामान लेकर गाड़ी में आ गई थी। उसने अपना सामान रखा जब अचानक याद आया कि वो तो अपना कैमरा कमरे में भूल आई है। कमरे की चाबी बाय चांस उसके पास ही थी। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर बाजवा साहब खड़े थे। वो तमाम वाजबात क्लियर कर रहे थे। वो उनको नजरअंदाज किए तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ आई थी। उसने कमरा अनलॉक किया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी, अजनबी शख्स को देखकर चौंकी थी। तुम? और इससे पहले कि कुछ और कहती, उसने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा था। सहर उसके चीखने पर एकदम घबरा गई थी। उसने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा था। आहिस्ता, मरवाओगी क्या? सहर के हाथ में टिश्यू था जो उसके मुंह पर था। वो आहिस्ता से बोली थी। उसके साथ उसका हस्बैंड भी था। उसके हाथ में शहरीना का कैमरा था। उसने सहर का हाथ पीछे हटाया। टिश्यू नीचे गिर गया। तुम इधर क्या कर रही हो? दरवाजा तो लॉक था ना? तो हैरान हुई। उसने मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को देखा था। वो मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम वॉशरूम में थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैं और वो इधर बालकनी की तरफ खड़े होकर नीचे देखने लगे, तभी तुम वॉशरूम से निकली थी। हमें खबर ही नहीं हुई कि तुम अपना सामान लेकर निकल गई। चौंके तो तब जब तुमने दरवाजा लॉक किया था। मैंने और इन्होंने कई बार नॉक किया था, लेकिन कोई भी इधर नहीं आ रहा था। तब दरवाजा खुलने की आवाज पर हम दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए थे। तौबा, तुमने तो मुझे डरा दिया था। उसने अपना सांस बहाल किया था। तुम कहाँ जा रही हो? सामान भी नहीं। हम वापस जा रहे थे। तुमने बताया ही नहीं। सहर फौरन संजीदा हो गई थी। बस वैसे ही, मौसम अभी बेहतर हुआ है, रास्ते क्लियर थे, तो बाजवा साहब ने फौरन वापसी का प्रोग्राम तय कर लिया था। ये क्या बात हुई? मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अभी तो हमारी दोस्ती भी ठीक से नहीं हुई, सहर कह रही थी। कोई बात नहीं, नंबर दे देती हूँ, कॉल कर लेना। ऐसे कैसे? मैंने तो अपने घर वालों को कॉल की थी, तुम्हारे बारे में बताया था। वो सब तुमसे मिलने को इस कदर एक्साइटेड हैं। मैंने वादा किया था कि तुम्हें साथ लाऊंगी। मुझसे? भला वो क्यों? और मैं तुम्हारे साथ भला क्यों जाऊंगी? वो हैरान हुई थी। महज सलाम दुआ में कोई किसी के घर तो नहीं चला जाता। अजीब लड़की थी। मैंने तुम्हारी तारीफें ही इतनी की है, लेकिन मैं तो वापस आ रही हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह जानती भी नहीं। अरे मैं जाने दूंगी तो तुम जाओगी ना? प्लीज मान जाओ, प्लीज। मेरी फैमिली तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। रियली, प्लीज। लेकिन यार, ऐसे कैसे मान जाऊं? आप ही इसे कहे ना। वो अपने हस्बैंड को बोली थी, जो इतनी देर से खामोश था। प्लीज आप हमारे साथ चलें, हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन हम लोग तो निकलने वाले हैं। सॉरी, आप उनको मना कर दें, हम खुद आपको इस्लामाबाद छोड़ आएंगे। प्लीज शहरीना, मान जाओ ना। सहर भी बजिद थी और शहरीना ने उसे देखा था। पता नहीं क्यों उसका दिल उसके दिमाग के मुखालिफ हुआ था। हम खुद छोड़कर आएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चलने की ऑफर करने ही आए थे, लेकिन तुमने हमें देखा ही नहीं, दरवाजा लॉक करके निकल गई। प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। उसने शहरीना का हाथ थाम लिया और शहरीना उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या फैसला करे। ओके, उसने एक पल को कुछ सोचा था। उस घर में वापस आने का उसका दिल नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन मंजर से गायब भी नहीं हो सकती थी। अब अगर उसे मौका मिल रहा था तो क्या हर्ज था? उसने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं बाजवा साहब को बता देती हूँ और अपना सामान भी ले लेती हूँ। उसने कहा तो दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा था। अरे सामान को छोड़ो, हमारे घर जाकर तुम्हें कतई कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरा बैग? उसने कहना चाहा, वो ये जाकर खुद ले आते हैं, बल्कि ये की भी दे दो, ये दरवाजा लॉक करके दे आते हैं। तुम हमारे साथ हमारे कमरे में आ जाओ। उसने सर हिलाया था। वो उनके कमरे में आ गई थी। उसका हस्बैंड कैमरा देकर चाबी लेकर नीचे चला गया था। तभी उसके नंबर पर बाजवा साहब की कॉल आ गई थी। कौन है? बाजवा साहब। लाएं, मैं बात करूं? वो कह रही थी। शहरीना ने हैरान होकर देखा। क्यों? बस वैसे ही, मजा आएगा। तुम दो तो सही। यकीनन मेरे हस्बैंड ने नीचे जाकर बताया होगा, उन्होंने कॉल की होगी। तुम तो इनकार कर नहीं पाओगी। देखो मैं कैसे इनकार करती हूँ। उसने कहा तो शहरीना ने कंधे उचकाकर अपने मोबाइल उसे थमा दिया। सॉरी बाजवा साहब, आपको मेरी वजह से इंतजार की जहमत उठाना पड़ी। असल में मुझे यहाँ कुछ दोस्त मिल गए हैं।
जिसकी वजह से मैं अपना वापसी का प्रोग्राम मुलतवी कर रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। प्लीज आप लोग वापस चले जाएं, मेरा वेट मत करें। वो हूबहू उसके अंदाज को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। वो हंसती थी। कौन राब्ता करेगा? शहीना ने उसे बस बात करते देखा था। ओह अच्छा, आप उनको कह दीजिएगा मैं अपनी मर्जी से अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, एंड दैट्स ऑल। ओके बाय। उसने कॉल काट कर फातिहाना नजरों से शहरीना को देखा, जो एक तरफ रखे सोफे पर बैठी हुई थी। देखा, मैंने ठीक बात की है ना? हाँ बिल्कुल। वो हंसती थी। वो समझ रही थी कि ये सब जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है और वो हमेशा ऐसी बातों को एंजॉय करती थी। लाओ अपने सर बाजवा को कॉल कर लूं, अच्छी तरह समझा देती हूँ। अरे रहने दो, मैंने कह दिया है। उसने उसका मोबाइल पीछे कर लिया था। उसके बाद कॉल आई तो उसने काट दी थी। कुछ देर बाद फिर कॉल आई तो सहर ने नंबर ऑफ कर दिया था। शहीना को अजीब सा लगा था। मेरा ख्याल है मुझे एक दफा उनसे बात कर लेनी चाहिए। वो संजीदा थी। अरे रहने दो ना, तुमने एक फैसला तो कर लिया है ना हमारे साथ जाने का, फिर बार बार बात करने का फायदा? मैंने कह तो दिया है उनको, बात खत्म। लेकिन सहर ये भी अच्छा नहीं लगता। क्यों महज एक दो दिन की जान पहचान की बिना पर मैं उठकर तुम लोगों के साथ चल दूं? हाँ तुम लोग यहाँ आकर रुकते तो मैं तुम लोगों के साथ घूम फिर लेती। चलें इस बारे में भी सोचते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ एक दफा हमारे घर जरूर जाओगी, ये फाइनल है। वो फिर प्रसिद्ध हुई थी। देखते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल तो मैं तुम लोगों के साथ कुछ वक्त यहीं गुजारना चाहूंगी। उसका अंदाज हतमी था। कुछ देर बाद सहर का हस्बैंड भी खाली हाथ आ गया था। आप मेरा सामान नहीं लाए? वो नहीं दे रहे थे कि एक अनजान शख्स को वो भला सामान कैसे दे देते। तो आप मुझे कॉल कर लेते, बल्कि बाजवा साहब को कहते कि मुझसे बात कर ले। उसने कहा तो उसने सर हिलाया। उन्होंने कॉल की थी, आपने काट दी थी, फिर नंबर भी बंद था। ओह, कॉल तो सहर ने काटी थी। ओह सॉरी डियर। सहर एकदम शर्मिंदा हुई थी। आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेते। वो कह रही थी, तुम्हारा तो मोबाइल कल गिरने से डेड हो गया था ना? हाँ सॉरी यार। सहर बार बार शर्मिंदा हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर सामान ले आती हूँ, बल्कि बाजवा साहब को भी अपना प्रोग्राम बता देती हूँ। लेकिन आपकी गाड़ी तो चली गई है, सहर के हस्बैंड ने बताया तो वो परेशान हो गई। क्या? लेकिन मैंने तो सारा सामान हैंड बैग तक सब गाड़ी में रखवा दिया था। आई एम सॉरी, बाजवा साहब ने ही सामान नहीं दिया, मैं तो लेने गया था ना। शरीना सर पकड़कर बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। सहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे क्या मालूम था, मैंने तो इसलिए मोबाइल बंद किया था कि कहीं तुम उनसे बात करने के बाद अपना प्लान न चेंज कर लो। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की वजह से बहुत एक्साइटेड थी। आई एम सॉरी। वो वाकई शर्मिंदा हो रही थी। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी, बल्कि मेरा ख्याल है बस यही आज का दिन आप लोगों के साथ गुजार लेती हूँ। कल मैं वापस चली जाऊंगी। बैग मेरे पास होता तो उसमें एटीएम वगैरह था। खैर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर ये बात है तो मैं अभी कैब लेकर गाड़ी के पीछे जाता हूँ, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं रास्ते में सामान ले लेता हूँ। सहर का हस्बैंड बोला था। कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज इट। थैंक यू। दोनों मियाँ बीवी उसके मान जाने पर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद उन लोगों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। वो दोनों नीचे आई थी। सहर का हस्बैंड भी साथ था। सहर के हस्बैंड ने उनको जाने का इशारा किया था और खुद रिसेप्शन पर रुक गया था। उसने शहरीना की तरफ इशारा करते चाबी दी तो शहरीना चौंकी। उसने पहले चाबी वापस क्यों नहीं की थी? वो कुछ देर खड़ा था, कुछ क्लियरेंस करवा रहा था और फिर उनकी तरफ आया था। आपने अब चाबी वापस की है? उसके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को देखा और फिर मुस्कुराया। नहीं, तभी वापस कर दी थी, ये तो हमारे अपने कमरे की थी। शहरीना खामोश रही। कुछ देर बाद इन्होंने बाहर से ही एक कैब हायर की थी। शहरीना का कैमरा अब उसके अपने पास था। वो जीन्स और कुर्ता शर्ट में मलबूस थी। बाल हमेशा की तरह कैचर में पैक थे और एक स्कार्फ गले में था। लॉन्ग कोट उसके वजूद को ढांपे हुए था। सर पर हैट था और हाथों में ग्लव्स। वो इसी हुलिये में वापसी के लिए तैयार हुई थी। मोबाइल उसने अपनी पॉकेट में डाल लिया था। वो गाड़ी में बैठ गई थी। सहर उसके साथ मुसलसल बातों में लगी हुई थी। वो बातूनी लड़की थी। उसका हस्बैंड अगली सीट पर ड्राइवर के साथ था। पिछली सीट पर सहर और शहरीना ही थी। यूं ही बातें करते हुए शहरीना को नींद आना शुरू हो गई थी। वो हैरान हुई, सफर के दौरान सोना उसकी आदत न थी।
जिस कदर भी थकन हो वो सफर में कभी नहीं सोती थी। उसने खुद को शहर की बातों में उलझाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो मुकम्मल तौर पर सो चुकी थी। शहर ने उसे सोते देखा। शहरीना, शहरीना। उसने उसका कंधा हिलाकर 2-3 बार पुकारा, लेकिन शहरीना वाकई गहरी नींद में थी। ये वाकई सो चुकी है। उसने अपने हस्बैंड को बताया, गुलखान जल्दी गाड़ी चलाओ, हमें अभी आधे घंटे में इस्लामाबाद पहुंचना है। उसके हस्बैंड ने ड्राइवर को कहा था। जी साहब। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। इस पर ध्यान रखना, ये अब कम से कम 3-4 घंटे सोएगी। तुमने टिश्यू में दवा की मकदार ठीक इस्तेमाल की थी। ये ना हो ये कुछ देर बाद उठकर हमारे लिए मसला बन जाए। वो अब अपनी बीवी से मुखातिब था। मैं इस मामले में कतई रिस्क नहीं ले सकती थी। जैसा कहा था वैसे ही किया है मैंने। वैसे बहुत स्ट्रांग है ये लड़की। मैं तो डर रहा था कि कहीं होटल में ही ना सो जाए। ये ना हो इसे वहां से निकालना ही मसला बन जाए। मुझे मामा की सब इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह याद थी। साए की तरह इसके पीछे लगे हुए थे। गलती कैसे कर लेती मैं? भाई ने अच्छी तरह बताया था कि कितनी देर बाद मेडिसिन का असर होगा। अब उस पर निगाह रखना, जल्द से जल्द हमें इस्लामाबाद पहुंचना है। शहर ने सर हिला दिया था। उनका प्लान बी भी कामयाब था। दोनों बेहद खुश थे। अफगन ने वो सारी रात आंखों में गुजारी थी। सुबह की सफेदी ने उसके दिल के एहसासात में अजीब से अंदाज में असर किया था। शहरीना की तरफ से अभी तक कोई खैरियत की खबर न मिल सकी थी। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन और एक रात गुजर चुकी है और लड़की का कोई अता पता नहीं। अगर शहरीना का इल्म ना हो सका तो तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि चचा जान क्या कर सकते हैं। वो शदीद कम गुस्से की कैफियत में था। हम अपनी सी सारी कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ वक्त तो लगेगा। कुछ भी करो, मुझे अगले 2 घंटों में पॉजिटिव रिपोर्ट मिलनी चाहिए। वो गुस्से से कहकर उनके सामने से हट गया था। उसने वो कमरा देखा जिसमें शहरीना ठहरी हुई थी। उसने वो कमरा भी देखा जिसमें वो लड़का और लड़की ठहरे हुए थे। इंतजामिया ने बताया था वो बहुत ज्यादा सामान नहीं लाए थे। एक बड़े साइज वाला शोल्डर बैग था और बस। और जब वो शहरीना के साथ वहां से गए थे, वीडियो क्लिप्स में वो बैग लड़के के कंधे पर झूल रहा था। पाका की मुसलसल कॉल्स पर कॉल्स आ रही थीं। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ तो क्लू मिला होगा अफगन। अब फिर कॉल आई तो उन्होंने पूछा, चची जान जो कुछ पता चला बता दिया है। जो गुम हो जाए उसे तलाश करना तो आसान होता है, लेकिन जो अपनी मर्जी से कहीं चला जाए उसे भला कैसे ढूंढें? मैं सब काम छोड़ छाड़ कर इधर हूँ। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हुए हम लोग, अपनी सी सारी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूद फाका ने एक गहरा सांस लिया। मुझसे अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, मैं वापस इस्लामाबाद आ रही हूँ, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा। जैसे आपकी मर्जी। वैसे अम्मा भी ठीक है ना? मुसलसल परेशान है, चाहे नमाज पर ही ज्यादातर वक्त गुजार रही हैं। मैं कुछ लोगों से मिल लूं फिर बात करूंगा। ठीक है। सुनो अफगन, उन्होंने कॉल बंद करते हुए अफगन को पुकारा तो अफगन ने एक गहरा सांस लिया। जी कहिए, तुम्हारे चचाजान की क्या खबर है? वो रवाना हो चुके हैं। काफी लंबा सफर है, वापस आने में वक्त तो लगेगा ना? ठीक है, मुझे इत्तला कर देना। मैं कोशिश करूंगी कि उनकी आमद से पहले ही इस्लामाबाद पहुंच जाऊं। जी बेहतर। उन्होंने 1-2 और बातों के बाद कॉल काट दी थी। अफगन वहां से मरी थाने आया था। सकलैन नूर की फैमिली के चंद एक अफराद वहां मौजूद थे। काफी लोग टहल रहे थे। ये क्या तरीका है? हालत देखी है क्या बना दी है इन लोगों ने इसकी। मैं केस कर दूंगा आप सबके खिलाफ। बेबुनियाद इल्जाम लगा दिया है मेरे बेटे पर आप लोगों ने। वो पुलिस वालों पर बरहम हो रहा था। अफगन को देखकर उस पर चिल्लाने लगा। कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया। लड़की गायब है और उस वाकये से पहले न सिर्फ शहरीना को ये तंग करता रहा था बल्कि उसे धमकियां भी देता रहा था। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसी ने उसे गायब किया हो। ये पुलिस का काम है तफ्तीश करना। आप इनको उनका काम करने दें, मालूम हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। मैं इसकी जमानत करा रहा हूँ। ये लोग जिस तरह मारपीट कर रहे हैं ये तो मेरे बेटे को मार डालेंगे। जब तक लड़की का पता नहीं चल जाता आप बेल नहीं करा सकते। तो फिर ठीक है, मैं मीडिया को बुलवा लेता हूँ। आप लोग सियासी तौर पर असर रसूख वाले लोग हैं तो कोई आम इंसान मैं भी नहीं हूँ। मीडिया कवरेज करेगा इस केस को। अगर मेरा बेटा कसूरवार हुआ तो खुद उसको सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। वो बहुत बरहम था। अफगन ने उसे गुस्से से घूरा। मीडिया कवरेज कराने की धमकी मत दें। आप अपने बेटे को समझाएं, वो सच सच बयान दे और शहरीना का पता बता दे। हम उसे मजीद कुछ नहीं कहेंगे।
और अगर बात मीडिया तक ले गए तो फिर सोच लें आपके बेटे के साथ बहुत ज्यादती हो जाएगी। गुस्से से कहकर वो अंदर अफसरान के पास आ गया था। क्या बना? गुजराल से उन दोनों मियाँ बीवी के जो कवायद मिले हैं उन पर पुलिस ने रेड की है। वो लोग वहाँ नहीं हैं। हमारे आदमी उस लोकेशन के आसपास हैं। देखिए क्या होता है। अब मैं नतीजे के इंतजार में वक्त जाया करने वालों में से नहीं हूँ। सकलैन नूर से आप लोग कुछ उगलवा नहीं सके। उन लोगों का कोई अता पता नहीं। क्या करेंगे आप लोग? सॉरी टू से सर, लेकिन हकायक तो यही बता रहे हैं कि शहरीना मैम को किसी ने भी गायब नहीं किया, बल्कि वो खुद साथ गई हैं। और जो खुद से गायब हो उसको हम भला कैसे तलाश कर सकते हैं? बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि सकलैन नूर भी बेकसूर है। उसे वाकई कुछ इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है उसे छोड़ देना चाहिए, वरना उसकी फैमिली हकीकत में मीडिया तक जाएगी और उस्मान साहब की रैपो खराब होने का खदशा है। अफसर ने गुस्से से अफसर को देखा। अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है बता दिया। अफसर ने चंद पल गुस्से और संजीदगी से देखा और फिर एक गहरा सांस लिया। ठीक है, सकलैन नूर को छोड़ दें, लेकिन याद रहे वो हमारी कस्टडी में बेशक नहीं होगा, लेकिन हमारी नजर में हर वक्त रहेगा जब तक शहरीना का पता नहीं चल जाता। यस सर। वो वापस आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो वापस होटल में आया था। उसे अब सिर्फ और सिर्फ उस्मान साहब की आमद का इंतजार करना था और बस। वो लोग 1 घंटे में मतलूबा मकाम पर पहुंच गए थे। शहरीना अभी भी गहरी नींद में थी। वो दोनों मियाँ बीवी उसे एक कमरे में ले आए थे। चलो, ये काम तो सर अंजाम पाया। तौबा, थका दिया इस लड़की ने तो हमें। सहर ने सोफे पर गिरते हुए कहा। आंटी को इत्तला कर दी? करती हूँ। उसने मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। हेलो मॉम। यस, काम हो गया, बस इधर ही है। नहीं, शी इज स्टिल अनकॉन्शियस। ओके ओके, आप अंशी को भेजें, हम फौरन निकलते हैं। ओके बाय। क्या कहा आंटी ने? वो अंशी को भेज रही हैं, हमें फौरन निकलना होगा। मॉम कह रही थी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, अंशी आ जाएगी तो वो इसे हैंडल करेगी। हमें अभी यहाँ से निकलना है। ओके। वो दोनों फौरन कमरे से बाहर निकल आए। पीछे कमरे में शहरीना तन्हा गहरी नींद में थी और उसकी ये नींद मेडिसिन की बदौलत थी। अब उसे 2-3 घंटे तो लगने ही थे बेदार होने में। सहर ने मुलाजमा को हिदायत दी और फिर वो जिस गाड़ी में आए थे उसी में बैठकर रवाना हो गए थे। अंशी कमरे में आई तो शहरीना अभी भी गहरी नींद में थी। वो कुछ देर बैठी रही और फिर वहां से चली गई। कोई 1 घंटे बाद शहरीना की आंख खुली थी। पहले तो वो हवास बहाल करने की कोशिश में लेटी रही। उसका जहन माहौल से मानूस हुआ तो वो चौंकी। ये उसका कमरा नहीं था, ये होटल का भी कमरा नहीं था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। वो हैरान होकर इर्द गिर्द देखने लगी थी। ये कोई अनजान जगह थी। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था। वो चंद पल अपना सर दोनों हाथों में जकड़े बैठी रही। उसे याद आ रहा था वो वापस जा रही थी। फिर वो कमरे में गई थी। वहां सहर और उसका हस्बैंड मौजूद था। वो उन दोनों के कहने पर रुक गई थी और फिर उनके साथ वो घूमने के लिए निकली थी। शहरीना के दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो सर हाथों में पकड़े बिस्तर से उतरी, लेकिन जमीन पर कदम रखते ही उसे चक्कर आया तो वो वापस बिस्तर के किनारे पर बैठ गई थी। उसे याद आ रहा था वो गाड़ी में सहर से बातें कर रही थी जब उसे नींद आ गई थी। वो कुछ देर उसी तरह बैठी रही थी। वो संजीदगी से सब समझना चाह रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुंची थी। कुछ देर गुजरी थी। उसके दिमाग में होने वाले धमाके अब कम हो गए थे। वो दोबारा खड़ी हुई और चलती हुई दरवाजे तक आई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। कोई है? लिसन मी, कोई है? वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी जब एकदम दूसरी तरफ से क्लिक हुआ था और फिर दरवाजा खुला था। आने वाली शहरीना के लिए कतई अजनबी थी। हेलो, गुड इवनिंग। वो मुस्कुराकर अंदर आई। शहरीना ने उसे संजीदगी से देखा। कौन हो तुम? तुम्हारी कजन। वो हंस कर बोली तो शहरीना ने उलझ कर उसे देखा। कौन कजन? रिलैक्स, कैसी हो तुम? कोई परेशानी तो नहीं हुई? सहर कहाँ है? वो चली गई आज रात की, उसकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है। ऑस्ट्रेलिया मतलब? वो समझ रही थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। वो अब मुकम्मल तौर पर हवासों में थी। एकदम गुस्से से बोली, मतलब सब समझा दूंगी। तुम बताओ क्या खाओ पियोगी? मुझे यहाँ क्यों लाए हो और तुम लोग कौन हो? बता तो रही हूँ।
कुछ देर इंतजार करो, फिर सब पता चल जाएगा। फिलहाल ये बताओ क्या खाओगी? शट अप, तुम शायद जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अंशी मुस्कुराई। मैं सब जानती हूँ, तुम उस्मान फारूक साहब की साहबजादी हो, हाई फाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने वाले खानदान की लड़की हो। तुम क्या करती हो, तुम्हारा खानदान कौन है, तुम कौन हो, एक एक बात बता सकती हूँ। शहरीना ने उसे बहुत संजीदगी से देखा। वो पहली बार इंतहाई जज्बातियत में एक गलत फैसला कर चुकी थी और यकीनन उसका खमियाजा उसे बहुत संगीन नताइज की सूरत में भुगतना था और उसने अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून करना था। अपनी गलती को कैसे कवर करना था, उसे अब उसके बारे में सोचना था। तुम्हारा नाम क्या है? अफशीन। शहर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? छोटी बहन है मेरी। मुझे यहाँ लाने का मकसद? तुम कजिन हो हमारी, कभी तुमसे हमारी मुलाकात नहीं हुई तो सोचा मिल ही ले। तुम्हारे वो हाई फाई स्टेटस रखने वाले फादर साहब ने यकीनन तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, तो सोचा क्यों ना हम ही कोई पेशरफ्त करते हुए तुमसे शर्त मुलाकात हासिल करें। वो हंसते हुए बता रही थी। कजिन? किस हवाले से? हवाला भी बहुत जल्द बता देंगे। फिलहाल मैं कुछ खाने पीने को भेजती हूँ, खा पी लो, फिर मुलाकात होगी। देखो परेशान नहीं होना, सुना है तुम बहुत बहादुर लड़की हो, हर तरह के हालात में डट जाने वाली। मैं अब कल आऊंगी, तुम आराम और सुकून से इस कमरे में रहना, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा। वो जाने लगी जब शहरीना ने उसे पुकारा। सुनो, मेरा मोबाइल कहाँ है? वो तो शहर के पास होगा, डोंट वरी, उसने यहाँ से जाते ही मॉम के हवाले कर दिया होगा। तुम बैठो, वो वॉशरूम है, फ्रेश हो जाओ, उधर वार्डरोब में हर तरह का लिबास होगा, तुम चेंज कर सकती हो। ओके बाय। वो कहकर चली गई। बाहर से दरवाजा लॉक हो गया था। शहरीना ने संजीदगी से उसे जाते हुए देखा था। अफशीन की बातों से वो उलझ गई थी। वो अफशीन जैसी लड़की को मिनटों में डॉज देकर यहाँ से निकल सकती थी। उसे नहीं इल्म था कि बाहर कितने लोग हैं, लेकिन इस लड़की को काबू में करना उसके बाएं हाथ का खेल था। लेकिन न जाने क्यों वो कुछ नहीं कर पाई थी। उसका जहन तो बस कजिन के लफ्ज पर ही चकफेरियां खा रहा था। वो गहरा सांस लेते वापस बिस्तर के किनारे टिक गई थी। उसे अब जो भी करना था बहुत सोच समझ कर करना था। वो खामोशी से बैठी होंठ कुचलती रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला था। एक औरत खाने की ट्रे लेकर आई थी, साथ एक मर्द था। दोनों खाना रखकर वापस पलटे थे। सुनो, कौन लोग हो तुम? दोनों ने उसे देखा और फिर कोई जवाब दिए बगैर वहां से चले गए थे। दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया था। उसने खाने की ट्रे की तरफ देखा, वहां तरह तरह के लवाजमात थे। उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन दिमाग में अजीब सी जंग चल रही थी। फिर उसने कुछ सोचते ट्रे अपनी तरफ खिसका ली थी। उस्मान साहब आ चुके थे। फाका भी उनकी आमद से पहले वापस आ चुकी थी। उस्मान साहब घर नहीं आए थे। अफगन उनकी आमद के वक्त इस्लामाबाद आ गया था। वो खुद उनको लेने एयरपोर्ट गया था। उनसे मिलकर वो उनके ऑफिस आ गया। उन्होंने कुछ बड़े अफसरान को कॉल की थी। शहरीना का नंबर ताहाल बंद था और कोई पेशरफ्त न हुई थी। उन्होंने उन सब लोगों से मीटिंग की। सकलैन नूर को छोड़ देने का मशवरा मिला था। उन्होंने सारी बात फाइनल की थी। मीटिंग के बाद वो कुछ और अमूर में मसरूफ हो गए थे। रात गए तक उनको फुर्सत नहीं मिली थी। अफगन ही उन लोगों से मिल रहा था। वो फारिग हुए तो घर आ गए थे, जबकि अफगन अभी मसरूफ ही था। फाका घर पर ही थी। उनकी आमद पर लाउंज में आ गई थी। वो अंदर दाखिल हुए तो वो खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने महज सर हिलाया। ड्राइवर उनका सामान वगैरह अंदर ले आया था। कैसे हैं आप? उन्होंने संजीदा नजरों से फाका की तरफ देखा। ये सामान रूम में रखाओ। फाका ने ही ड्राइवर को कहा। वो सामान कमरे में रखने चला गया। शहरीना को कुछ पता चला। उनकी सर्दमहर कैफियत अच्छी तरह महसूस करने के बावजूद उन्होंने फिर पूछा, आप मुझसे इस तरह के सवालात ना करें तो बेहतर होगा। क्यों? वो बेटी है मेरी। बेटी? उन्होंने तल्खी से बीवी को देखा। आपने कब उसे रिश्तों का मान दिया है? उस्मान साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने हर तरह के रवैयों के बावजूद आफाक और टीपू से बढ़कर उसे चाहा है। वो रोने लगी थी। उस्मान फारूक ने उन्हें गुस्से से देखा। एक बात याद रखना फायका बेगम, अगर मेरी बेटी ना मिली तो आप भी मेरी जिंदगी में शामिल नहीं रहेंगी। वो तल्खी से कहकर कमरे में चल दिए थे। फायका सिसक कर रोने लगी थी। उम्र भर की रियासत का ये सिला मिला था उनको। वो फूट फूट कर रोती रही थी। कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने खुद को बहाल किया।
और अपने कमरे की तरफ आईं। वो फोन पर किसी से मसरूफ गुफ्तगू थे। जो भी है, जैसा भी है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी चाहिए और बस। गुस्से से कॉल काट दी थी। मोबाइल बिस्तर पर फेंकते वो वॉशरूम में घुस गए थे। फाका ने गहरा सांस लिया। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई थी, तभी उस्मान का मोबाइल बजा और फिर बज बज कर खामोश हो गया था। कुछ तवक्कुफ के बाद फिर कॉल आई थी। फाका ने देखा उस्मान अभी भी वॉशरूम में थे। उन्होंने मोबाइल उठा लिया था और कॉल पिक की थी। हेलो। शहीना खाना खाने के बाद कुछ देर बैठी रही थी और फिर उस पर क़ुनूत की छाने लगी तो वो हैरान हुई थी। उसकी छठी हिस्स ने बहुत जल्द अंदाजा लगा लिया था कि खाने में कुछ मिक्स था। वो एकदम वॉशरूम में घुसी। उसे चक्कर आ रहे थे। उसने हलक में उंगली डालकर वॉमिटिंग की कोशिश की थी। उसे लगा उसका सारा मैदा हिलकर रह गया हो। उसे मुंह भरकर वॉमिटिंग हुई थी, साथ साथ सर भी चकरा रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ तो वो खुद को संभालती वापस कमरे में आई थी। वो खुद को बमुश्किल बिस्तर के किनारे तक लाई थी, लेकिन इससे ज्यादा वो खुद को बहाल नहीं रख पाई थी और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई थी। हेलो। फाका ने वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा। उस्मान फारूक। दूसरी तरफ कोई खातून थी। उन्होंने तस्दीक चाही थी। फाका ने लब खींच लिए थे, तभी उस्मान वॉशरूम से निकले थे। आपकी कॉल है। फाका ने खुद आगे बढ़कर मोबाइल उनको थमा दिया। उन्होंने एक सर्द मोहर से निगाह फाका पर डालकर मोबाइल कान से लगा लिया था। हेलो, कैसे हो उस्मान फारूक? दूसरी तरफ से कहा गया था। उस्मान चौंके। कौन? इतनी जल्दी भूल गए तुम उस्मान फारूक? कौन है आप? उन्होंने फाका को देखा जो मुसलसल उनको देख रही थी। उनके देखने पर नजरों का जाविया बदला था। हुस्नारा बात कर रही हूँ, याद तो होगा ना? चंद दिन पहले भी बात हुई थी, भूल तो नहीं गए? दूसरी तरफ से जैसे उनकी समातों पर बम फोड़ा गया था। उन्होंने लब खींच लिए थे। आपको भला कैसे भूल सकता हूँ? फरमाइए, अब क्या चाहती हैं? उनका लहजा जहर खून था। फाका ने उलझकर उनको देखा। बस इत्तला देनी थी कि आपकी बेटी शहरीना अब हमारे पास है। मैंने कहा था ना, मैं उसे आपसे छीन लूंगी। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज थी या पिघलता हुआ शीशा? तो साकित रह गए थे। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की छठी किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।